हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम नासागत रोग का प्रॉपर, नासागत रोग नहीं, पूरा ईएनटी के जितने भी आपके रोग आते हैं, ईएनटी का अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो जितने भी आपके डिसीज़ हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आप लोग को याद कराऊंगा विथ कोड एंड ट्रिक। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स पे पोस्ट भी कर दूंगा, जिसका पासवर्ड आपको अभी कुछ देर बाद में ही पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अगर एंड तक आप देखोगे तो डेफिनेटली आप ईएनटी के जो डिसीज़ है उसके एटलीस्ट नाम तो आपको याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नासागत रोग से स्टार्ट करते हैं। नासागत रोगों की संख्या कितनी बताई गई है? 31 बताई गई है। अब इसको आप याद कैसे करोगे नासागत रोग को? तो सबसे पहले इसका ट्रिक याद रखना कि दीपक की सास और परी आपस में पूती पुए वाले रूप पर थू थू कर रहे हैं। तो दीपक की सास है और परी है, परी नाम की एक लड़की है और दीपक की सास है। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? पूती पुए वाले रूप पर थू थू कर रहे हैं। इसी के बिहाफ पे आपको टोटल 31 जो आपको नासागत रोग हैं वो याद हो जाएंगे। अब ये डिकोडेशन करते हैं इस कोड का। क्या है इस डिकोडेशन? तो सबसे पहले दीपा, दीपा से आप क्या समझोगे? दी से नासा दीप्त होगा, नासा दीप्त। प से पाक होगा यानी कि नासा पाक होगा। आपस में था, फिर क्या था यहाँ पे? परी। देखो, दीपक की सास और परी, तो यहाँ पे परी जो है वो आगे आ जाएगा, सभी के आगे आ जाएगा, सास के आगे आ जाएगा, एस के आगे परी लिखाएगा, ए के आगे परी लिखाएगा, आपका सभी के आगे जो है परी लिखाएगा। तो देखो अब उसको कैसे करके डिकोडेशन कर रहे हैं। तो परी सास का पहला था परी शोष। इसके अलावा ए से आपका क्या हो जाएगा? अनाह। अ से क्या हो जाएगा? अपीनश। और आपका यहाँ पे एस से आपका परिस्राव। सिर्फ दो एस के आगे आपका परी लिखाएगा, बाकी में आपका अनह अपीनस, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को याद रखने के लिए ये चीज़ करना पड़ेगा। तो दीपक इस कोड तो बहुत ईजी है, बस डिकोडेशन आपको याद रखना पड़ेगा कि परी सोस, परी स्त्राव और दो ए है उससे अनह और अपीनस होगा। बाकी आगे चले तो ए से और उसके बाद में आपस में पूती पुए वाले रूप पर, तो यहाँ पे आपका आपस में सास का हो गया, ये तो सास का हो गया डिकोडेशन। अब आपस, आपस का अपन देखेंगे, आपस जो था उसका डिकोडेशन। तो ए से अर्बुद हो जाएगा, ए से अर्श हो जाएगा, पी से आपका प्रतिशय हो जाएगा और एस से आपका सोप हो जाएगा। फिर क्या कर रहे थे? पूती पुए वाले रूप पर थू थू कर रहे थे। तो पूती और पूय, पूती पुए वाले रूप पर थू थू कर रहे थे आपस में। तो पूती से आपका क्या हो जाएगा? पूतिनस्य। और आपका पुई से क्या हो जाएगा? पूय रक्त। ओके, फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो रूप पर थू थू कर रहे थे ना, तो रूप तो आर पी यानी कि रक्त पित्त हो जाएगा, और थू थू तो भ्रंशथु और छौथु, ये आपका हो जाएगा। इजी है, कुछ नहीं है। क्या है? अपन लोगों ने एक सिंपल सा कोड देखा। क्या कोड देखा? या फिर एक सिंपल सी चीज़ों को याद किया कि दीपक की सास परी के साथ में बैठी है और वो क्या है? आपस में पूती पुए वाले रूप पर थू थू कर रहे हैं। इजी, कंप्लीट। दीपा से दीप्त, नासा दीप्त, प से नासा पाक। इसके बाद में आपका सास का पहला एस से क्या हो जाएगा? परिशोष हो जाएगा, और सेकंड लास्ट एस से परिस्त्रा हो जाएगा। फिर आप और सास का डबल ए जो था बीच का उसका अनह और अपीनस होगा। फिर आपस में करना है ना, तो अर्बुद अर्श, उसके बाद में पस से आपका प्रतिशय और शोप हो गया। कौन से रूप पे? पूती पुए वाले, तो पूती नस्य और पूय रक्त। फिर रूप यानी कि रक्त पित्त, क्या कर रहे थे? थू थू कर रहे थे, तो भ्रंशु और छौथु। ओके, नासादीप्त को एक्यूट रेनाइटिस से को रिलेट करते हैं, परिस्त्राव को रेनाइटिस से को रिलेट करते हैं, अनह को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन से को रिलेट करते हैं, अपीनस को क्रोनिक रेनाइटिस से को रिलेट करते हैं। इसके अलावा अर्बुद को जो नासा ट्यूमर है उससे को रिलेट करते हैं। अर्श को अपन नेजल पॉलिप से को रिलेट करते हैं। अर्बुद के आपके टोटल जो भेद बताए गए हैं वो आपके कितने होते हैं? 7 भेद होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आपका रक्तज, मासज, मेदज, आपके 7 भेद होते हैं अर्बुद के। अर्श आपके वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज होते हैं, नेजल पॉलिप। प्रतिशय जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और त्रिदोषज। ये क्या है? रेनाइटिस। और आपका सोफ जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन सा? वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज, जिसे रेनाइटिस सिक्का कहते हैं।
और आपका पूतिनस्य मतलब एट्रोपिक रेनाइटिस, और आपका रक्त पित्त मतलब एपिक्स्टेसिस से कोरिलेट किया जाता है रक्त पित्त को। चौथु को क्या है, एलर्जिक रेनाइटिस से कोरिलेट किया जाता है, और भ्रंशु को रेनाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। यहाँ पे अपन सभी के थोड़ा थोड़े डिटेलिंग फीचर्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ है वो अपन देख लेते हैं। तो नासागत रोग का सामान्य निदान आप लोग याद रखना। तो जिन लोगों को श्लोक याद हो सके, नारी प्रसंगो उष्ण पित्तस्य दूरेण क्षणासु, सॉरी हाँ वो था ना, आपका एक श्लोक है, तो नारी प्रसंगों वाला जो श्लोक है वो आप याद कर सकते हो निदान में, या फिर हिंदी भी आप याद कर सकते हो। जैसे कि आपका निदान में क्या होगा, ओस में रहने की वजह से जो आपका धूल है, वायु है, उसको सहन करने की वजह से, अधिक बोलने के कारण, अधिक सोने के कारण, अधिक जागने के कारण, वेगों को धारण करने की वजह से, अति क्रीड़ा करने की वजह से जल में, इन कारणों की वजह से मेनली जो है प्रतिश्याय की उत्पत्ति होती है। ये क्या है, प्रतिश्याय के पूर्व रूप में बताया गया है नासागत रोग में। संप्राप्ति के विषय, इसके अलावा अपन बात करें पूर्व रूप के विषय में प्रतिश्याय के, तो प्रतिश्याय के पूर्व रूप में क्या है, सिर में भारीपन होगा, छींक का आना होगा, अंगों में पीड़ा होती है और शरीर में संकोच होता है। संप्राप्ति यहाँ पे प्रतिश्याय का बताया गया है कि जो वात है वो प्रकोपित होकर के क्या करता है, नासा में स्थान संश्रित होकर के, नासा स्थान में आश्रित होकर के वहाँ पे प्रतिश्याय रोग को उत्पन्न करते हैं, और प्रतिश्याय बढ़ने से जो रोग है उसकी उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे प्रतिश्याय जो है वहाँ पे आपके जो निदान है वो उसको अपन दो टाइप से भी दे सकते हैं। एक आपका सद्योजनक होगा, एक कालांतरजनक। सद्योजनक कैसे होगा, तो सद्योजनक मतलब अचानक से हो रहा है, जैसे कि सिर अभिताप की वजह से क्या है, जल या फिर जो रज का जो शीतल कण है उसके संपर्क में जब आते हैं या अधाणी वेगों का धारण करते हैं तो तुरंत जो है प्रतिश्याय की उत्पत्ति होती है, उसे सद्योजनक बोलेंगे। कालांतरजनक मतलब त्रिदोष प्रकोपित होकर के मस्तिष्क में क्या होगा, संचित होगा और प्रकोपित होकर के प्रतिश्याय को उत्पन्न करेगा, उसे कालांतरजनक प्रतिश्याय बोलेंगे। इसके अलावा अपन जो है एक एक प्रतिश्याय के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ये तो अपन लोगों ने निदान को दो टाइप से अपन लोगों ने देख लिया, पूर्व रूप सामान्य देख लिया, संप्राप्ति भी देख लिया। अब वातज प्रतिश्याय के क्या लक्षण होते हैं, तो वातज प्रतिश्याय में मेनली नासा अवरोध होते हैं, गला तालु ओष्ठ में सोप उत्पन्न हो जाता है, शंख प्रदेश में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होती है। तो नासा अवरोध, गला तालु ओष्ठ में शोष, इसके अलावा शंख प्रदेश में सुई चुभ होने समान पीड़ा होती है। पित्तज प्रतिश्याय में क्या होता है, तो पित्तज जो प्रतिश्याय होता है उसमें नासा में उष्ण तथा पित्तवर्ण के स्त्राव मिलते हैं। रोगी दुर्बल व अधिक पांडु वर्ण वाला हो जाता है, गर्मी तथा प्यास से पीड़ित रहता है जो रोगी है वो, तथा मुख व नासा से धुआं समान जो है, मतलब कोई धुआं निकल रहा है मुख व नासा से, ऐसा पेशेंट को प्रतीत होता है। तो ये क्या है, पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण है। आगे बढ़ते हैं, कफज प्रतिश्याय के विषय में बात करते हैं। तो कफज प्रतिश्याय में क्या होता है, तो नासा से श्वेत शीत कफ जो है बार बार निकलता है। तो नासा से श्वेत शीत कफ बार बार निकलता है, आँखों में सूजन आ जाता है, सिर तथा मुख में भारीपन होता है, ओष्ठ गला सिर में खुजली होती है। ये मेनली कफज प्रतिश्याय के लक्षण है। रक्तज प्रतिश्याय में क्या होता है, तो रक्तज में मेनली नासा से लाल वर्ण का स्त्राव होता है, आंखें लाल हो जाती है, श्वास तथा मुख से दुर्गंध निकलते हैं, वह कृमि की उत्पत्ति होती है। ये मेनली आपको रक्तज प्रतिश्याय में देखने को मिलता है। ये रक्तज प्रतिश्याय के लक्षण है। दुष्ट प्रतिश्याय में क्या होता है, तो कभी कभी गीला नासा तो कभी सूखा नासा आपको देखने को मिलेगा जो नासा है वो। इसके अलावा कभी कभी खुली हुई तो कभी कभी बंद जो है, जो नोज़ है बंद भी रहेगा, खुला भी रहेगा। इसके अलावा श्वास प्रश्वास में दुर्गंध का आना, जब वो श्वास प्रश्वास लेगा, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करेगा तो क्या है, दुर्गंध आएगा उसके श्वास से। गंध जो ज्ञान होता है, स्मेल सेंसेशन जो है वो नष्ट हो जाता है। ये दुष्ट प्रतिश्याय के लक्षण है। प्रतिश्याय के उपद्रव के विषय में बात करते हैं, तो चिकित्सा न होने पर वात पित्त कफ जन्य सब प्रकार के प्रतिश्याय उत्पन्न होते हैं, और घ्राण शक्ति उसका नाश हो जाता है, नेत्र रोगों की उत्पत्ति होती है, कास की उत्पत्ति होती है, अग्निमांद्य तथा शोथ की उत्पत्ति होती है। ये प्रतिश्याय के उपद्रव में बताए गए हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। प्रतिश्याय के बाद में इसकी चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में आपका क्या बोला गया है, तो चिकित्सा में आपका बोला गया है जैसे कि क्या कराना है, तो घृतपान कराना है, नाना प्रकार का अपन स्वेदन करा सकते हैं, वमन करा सकते हैं, औपीड़न नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रमुख चिकित्सा याद रखना, घृतपान, नाना प्रकार का स्वेदन, अलग अलग प्रकार का मतलब स्वेदन, वमन, औपीड़न नस्य। इसके अलावा अपक्व प्रतिश्याय को पकाने के लिए बोला गया है। जो अपक्व प्रतिश्याय है उसको पहले पकाना है, तो अम्ल पदार्थ का सेवन करा करके और उसको पकाएंगे, फिर उष्ण सेवन कराएंगे, और उसके बाद में उस पेशेंट को दुग्ध व अदरक का सेवन कराएंगे। फिर अगला है आपका अपीनस।
अपीनस क्या होता है? तो अपीनस मेनली जो है दोष कौन सा होता है अपीनस में? तो आपका वात तथा कफ दोष प्रधान होते हैं। वात तथा कफ द्वारा जो है नासा अवरुद्ध हो जाता है। पित्त के कारण ये मेनली क्यों उत्पन्न होता है? तो पित्त के कारण जो धुआं है, मतलब इसमें प्रमुख लक्षण ये है कि पित्त के कारण क्या होता है, जो धुआं है वो नासा से निकल रहा है ऐसा प्रतीत होता है पेशेंट को। गंध ज्ञान के इसमें भी नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ गंध ज्ञान के साथ साथ क्या हो रहा है, रस ज्ञान भी नष्ट हो रहा है। तो गंध और रस ज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। कभी क्लेद युक्त तो कभी शुष्क जो है मेनली आपको देखने को मिलेगा। नासा नासा जो छिद्र रहेगा वो कभी क्लेद युक्त तो कभी शुष्क होगा। फिर बात करते हैं पूतिनश्य। पूतिनश्य के विषय में क्या बोला गया है? तो पूतिनश्य जो है त्रिदोष विदग्ध होते हैं, गले व तालुमूल में संवित होते हैं, मतलब उत्पन्न होगा, तथा यह जो होते हैं दुर्गंधित होकर वायु का नासा व मुख से निकलना पूतिनश्य रोग कहलाता है। तो दुर्गंधित होकर जो वायु है उसका क्या है, नासा व मुख से निकलना पूतिनश्य कहलाता है। नासिका पाक किसको बोलते हैं? तो नासा में आश्रित जो आपका पित्त है वो क्या करते हैं, नासा में छोटी छोटी फुंसियों को उत्पन्न कर देते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, बलवान होकर के, अब वो जो है बलवान होकर के नासिका में पक जाता है तथा नासा में गीलापन यानी कि कोत सड़न को उत्पन्न करता है। उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, नासा पाक बोलेंगे। फिर नासागत रक्त पित्त क्या होते हैं? तो त्रिदोष जो है प्रकोपित हो जाता है। ये सन्निपातिक जो दोष है उसकी वजह से क्या होता है, मतलब जो आपका यह जो है यकृत या प्लीहा के समान जो है उत्पन्न होकर के मेनली नासागत रक्त पित्त को उत्पन्न करते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो आपके पित्तज लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। फिर शौथु के विषय में बात कर लेते हैं। तो शौथु में क्या होता है? तो नासिका में रुई डालने से या सूर्य को अधिक देर तक देखने पर, मतलब किन कारणों की वजह से छींक उत्पन्न हो रहे हैं, शौतु उत्पन्न हो रहे हैं? तो आप सिंपल सी बात है, क्यों छींक उत्पन्न होता है? तो जैसे कि नासिका में रुई डाल रहे हो या सूर्य को अधिक देर तक देख रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है, तरुण अस्थि या फिर आपका तरुण अस्थि ये श्रृंगाटक जो मर्म है उसमें सूजन हो गया, तो उसके वजह से क्या है, छौथु की उत्पत्ति होती है। तो ये 3 रीज़न आपको याद रखना है। नासिका में रुई डालना, सूर्य को अधिक देर तक देखना, तरुण अस्थि या श्रृंगाटक मर्म में सूजन होने की वजह से छौथु की उत्पत्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो भ्रंशु के विषय में बात करते हैं। तो भ्रंशु में आपका क्या बोला गया है? तो भ्रंशु में बोला गया है सिर व नासा में संचित गाढ़ा कफ व पित्त सूर्य के ताप से द्रवीभूत होकर के नासा नासा जो प्रदेश है या नासा मार्ग है उससे निकलता है, तो उसे अपन भ्रंशु कहते हैं। ये आपका भ्रंशु में बताया गया है। फिर नासादीप्त में क्या होता है? तो नासिका सदा दह युक्त रहता है। नासादीप्त में क्या होता है? नासिका सदा दह युक्त रहता है। इसके अलावा धुआं के समान जो है वायु निकलते हैं। नासा का जलते जलते रहना, नासा जो है वो जलता है ऐसा प्रतीत होते हैं। तो ये क्या है आपका नासादीप्त के लक्षण है। फिर नासा शोष के विषय में बात करते हैं। तो नासा शोष में क्या होता है? प्रकोपित वात की रुक्षता से व पित्त की उष्णता से नासा प्रदेश का कफ सूख जाता है तथा श्वास में बड़ी कठिनता होती है श्वास लेने में। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? तो नासा शोष कहते हैं। फिर नासा प्रतिनह या फिर नासा अनह किसे बोलते हैं? तो उदान वायु द्वारा कफ मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से नासा मार्ग अवरोध हो जाता है, यानी कि नासा में मार्ग में नाक में जो है ये बोल सकते हैं सड़ जाते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं? नासा अनह बोलते हैं। फिर नासा स्त्राव के विषय में बात करते हैं। तो क्या होता है? निरंतर स्वच्छ सलील रूपी स्त्राव होता है रात्रि के समय, उसे नासा स्त्राव कहते हैं। चिकित्सा में अपने को क्या करना है? तो अड़ु तैल, नस्य बला तैल, मयूर घृत तथा लक्ष्मी विलास रस, व्योश आदि वटी इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका मेनली बताया गया है आयुर्वेदिक में। सामान्य चिकित्सा में अड़ु तैल, नस्य बल आदि तैल, मयूर घृत, लक्ष्मी विलास रस और व्योश आदि वटी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे आपका बताया गया है नासा अर्श। तो यहाँ पे अपन मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ पे देखेंगे, यानी कि नेजल पॉलिप। तो सबसे पहले आपका नेजल पॉलिप है। तो नेजल पॉलिप एक्चुअली में होता क्या है? तो पॉलिप आर नॉन नियोप्लास्टिक मास ऑफ म्यूकोजल एडिमा, उसे अपन क्या बोलते हैं? नेजल पॉलिप बोलेंगे। टाइप्स के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसका जो टाइप्स होते हैं इथमोइडल होते हैं। तो इथमोइडल जो टाइप है उसके बारे में यहाँ पे आपका बताएगा, मतलब 2 टाइप्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आपका इथमोइडल, एक होगा आपका इथमोइडल हो गया, और दूसरा जो आपका टाइप है एंट्रोकियल टाइप का होता है। ओके,
तो इथेमॉइडल एंट्रोकियल टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। तो इथेमॉइडल जो होगा, तो इथेमॉइडल में क्या रीज़न बताया गया है यहाँ पे, तो इथेमॉइडल जो आपका टाइप होता है वो उसमें आपका बाइलेटरल होता है। सबसे पहले इथेमॉइडल जो है बाइलेटरल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। अराइज फ्रॉम मिडिल मिडिल से मेनली अराइज होता है। ये आपका क्या है, नज़र पॉलिप में बताया गया है। ईटियोलॉजी के विषय में बात करें तो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, इसके अलावा फंगल साइनोसाइटिस और अस्थमा, और आपका जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसाइटिस, इसके वजह से मेनली जो है ये जो है आपका उत्पन्न होता है नेजल पॉलिप। साइन के विषय में बात करें तो एंटेरियर राइनोस्कोपी में अपन क्या है, स्मूथ पॉलिप जो है वो आपको दिखाई देता है। जब एंटेरियर राइनोस्कोपी करते हो तो उस दौरान स्मूथ पॉलिप आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आपका जो ग्राफ्स है वो दिखाई देंगे, और ये आपको मेनली देखने को मिलेगा। फिर एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, तो हिस्टोलॉजिकल अपन एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अलावा सीटी स्कैन कराएंगे। ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं इथेमॉइडल पॉलिप के लिए, तो एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। सर्जरी में इथेमॉइडेक्टोमी है वो अपन करा सकते हैं। ये मेनली बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं आपका एंट्रोकियल जो टाइप होता है नेजल पॉलिप का। तो एंट्रोकियल जो टाइप होता है उसमें आपका क्या बोला गया है, जो एंट्रोकियल टाइप होता है स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिलरी पार्ट। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिलरी पार्ट से। वो कहाँ पर से स्टार्ट हो रहा था, तो वो जो आपका स्टार्ट हो रहा था मेनली आपका मिडिल मिएटस से स्टार्ट हो रहा था। कहाँ से अराइज हो रहा था, मिडिल मिएटस से। और ये क्या है, मैक्सिलरी पार्ट से अराइज हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका क्या है, जो एंट्रल जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और नेज़ल पार्ट तक रहता है। नेज़ल पार्ट मतलब कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, नेज़ल पार्ट होगा, ये आपके मेनली इन्वॉल्व होते हैं। बात करें इसके सिम्टम के विषय में, तो यूनिलेटरल सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। म्यूकोजल जो डिस्चार्ज हैं या म्यूकोइड डिस्चार्ज है वो आपको देखने को मिलेगा। साइन में अगर बात करें तो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी कराना है अपने को। ट्रीटमेंट के विषय में बात करें तो एवल्सन कराएंगे बाय नेजल ओरल, जो है रूट है, ये थोड़ा सुधार लेना स्पेलिंग को, रूट है, नेजल ओरल रूट हो गया। इसके अलावा कोल्ड वेलनेस ओपी, ये मेनली अपने को कराना है। इसके बाद में बात करते हैं अपन एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जिक रेनाइटिस यानी कि वातज प्रतिशय से इसका कोरिलेशन किया जाता है। कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाज्मेटिक अटैक ऑफ ए सीवियर सीजिंग एंड राइनेरिया कैन अकर एट एनी एज बट कॉमन इन यंग अडल्टहुड। तो मतलब ये आपका रिकरेंट अगर आपका क्या है अटैक हो रहा है, स्पाज्मोटिक अटैक हो रहा है स्नीजिंग या रेनेरिया का, तो उसके वजह से मेनली कॉमनली ये यंग अडल्ट एज में आपको देखने को मिलता है एलर्जिक रेनाइटिस। एटियोलॉजी में क्या है, हेरिडेटरी जैसे कि एलर्जेंस हो गया, क्लाइमेट हो गया, इसकी वजह से हो सकता है। टाइप्स के विषय में बात करें तो 2 टाइप्स है आपका। एक होता है आपका कौन सा 2 टाइप है, तो एक सेंसनल टाइप है, एक पेरिरेनियल टाइप है। सिम्टम्स के विषय में बात करें तो एक्सेसिव नेजल सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्नीजिंग देखने को मिलेगा, इचिंग ऑफ नेजल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो आइज़ है, थ्रोट है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। नोज आइज थ्रोट जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अवॉइड करना है एलर्जेंस को, जैसे कि विंडो क्लोज करना है। इसके अलावा जो एंटी हिस्टामिन है वो अपन दे सकते हैं मेडिसिन में, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, मास्टर सेल जो आपके इनहिबिटर्स हैं वो अपन दे सकते हैं। तो ये आपका वातज प्रतिशय के विषय में बताया गया है। पित्तज प्रतिशय यानी कि वायरल राइनाइटिस से इसका कोरिलेशन किया जाता है, जो कॉमन कोल्ड होता है उसका। इट इज़ वायरल इन्फेक्शन डिसीज ऑफ ए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच प्राइमरी अफेक्ट द नेजल कैविटी। राइनोवायरस इज़ द मोस्ट कॉमन। तो ये जो आपका जो वायरल टाइप का होता है उसमें राइनोवायरस मेन कॉमन होता है, और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मेनली जो है डिसीज़ होता है, इन्फेक्शन होता है। ये आपको याद रखना है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में राइनोवायरस आ जाएगा, इन्फ्लुएंजा आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। एटियोलॉजी के विषय में बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, अंडरवेट बेबी कौन कौन है, तो अंडरवेट बेबी हो गया, पूर न्यूट्रिशन हो गया। तो ये मेनली आपके आते हैं एटियोलॉजी के अंतर्गत। मोड ऑफ
जो स्प्रेड है वो यहाँ पे बताया गया है ड्रॉपलेट के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा, अगर आप बात वगैरह कर रहे हो तो उसके द्वारा जो आपका इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्लिनिकल जो फीचर्स है उसमें इरिटेशन ऑफ नेजल कैविटी आपको देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं नासा रक्तपित्त इपिस्टेसिस। ये क्या होता है, ब्लीडिंग फॉर इनसाइड नोज। तो इनसाइड जो नोज है उसमें ब्लीडिंग होता है, कॉमन फाउंड इन ऑल एज ग्रुप। तो ये जो आपका इपिस्टेसिस है उसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग फॉर इनसाइड जो नोज़ है उसमें, और कॉमनली ये हर एज में आपको देखने को मिलते हैं। साइट के विषय में बात करें तो ये आपका जो आपका लिथस एरिया है वहाँ पे आपको 95% आपको देखने को मिलते हैं। केसेस ऑफ इपिस्टेसिस आपको देखने को मिलेगा अबव द लेवल ऑफ ए मिडल, जो टर्बिनेंट, जो एरिया लिथस एरिया किसको बोलते हैं, तो आपका जो अबव द लेवल ऑफ मीडियल जो आपका टर्बिनेट है उसका जो एरिया होता है वो आपका लिथस एरिया कहलाता है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है इपिस्टेसिस। कॉजेज़ के विषय में बात करें तो लोकल अगर बात करें तो ट्रोमा इन्फेक्शन, जो आपका डेविएटेड नेजल सेप्टा है, डीएनएस जिसे बोलते हैं, फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियोपैथिक कॉजेज, इडियोपैथिक के आधार पर बात करें तो ये दो टाइप का होता है। कौन सा है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टाइप का। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, तो पिचिंग ऑफ नोज फ्रॉम 5 मिनट, इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन करना है, लाइगेशन ऑफ वेसल, ये मेनली आपका मैनेजमेंट में बताया गया है इपिस्टेसिस का। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो एट्रोपिक रेनाइटिस बताया गया है। एट्रोपिक रेनाइटिस जो होता है रक्तज प्रतिशाय जिसे बोला जाता है। तो एट्रोपिक जो रेनाइटिस होता है डिसीज ऑफ ए नेजल म्यूकोसा एंड बोन कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट नेजल कैविटी। इट इज ए फिल्ड विथ, किसके द्वारा फिल्ड हो जाता है, विथ ड्राइड क्रस्ट एंड इन्फेक्टेड सिक्रेशन हैविंग फाउल स्मेल। तो ये मेनली आपको एट्रोपिक रेनाइटिस में देखने को मिलेगा। तो क्या होता है इसमें, एट्रोपिक जो रेनाइटिस होता है एट्रोपिक डिसीज ऑफ नेजल म्यूकोसा होता है, जिसमें बोन जो है कैरेक्टराइज्ड बाय इनलार्ज नेजल कैविटी, जो नेजल कैविटी है वो इनलार्ज हो जाता है, और आपका जो है जो डर्टी क्रस्ट है, सॉरी ड्राइडेड क्रस्ट है, और आपका इन्फेक्टेड जो सिक्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है फाउल स्मेल में लिए आपको देखने को मिलता है एट्रोपिक रेनाइटिस में। एटियोलॉजी के विषय में बात करें तो बैक्टीरियल अगर बात करें तो बैक्टीरियल में जैसे कि किसके द्वारा होता है, तो स्टेप्लोकोकस हो गया, जिसके स्ट्रेप्टोकोकस हो गया इसके द्वारा होगा। वायरल में जैसे कि अगर बात करें तो राइनो स्क्लेरोमा हो गया, सिफेलिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, इनके द्वारा होगा। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, एनसोमनिया देखने को मिलेगा, फॉल स्मेल फॉर नेजल कैविटी ये आपको देखने को मिलेगा, येलो एंड ग्रीन क्रस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एट्रोपिक रेनाइटिस में। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, तो सीबीसी कराएंगे, सीटी ऑफ पीएनएस कराएंगे, नेजल सिक्रेशन, इसके अलावा हिस्ट्रियोलॉजिकल जो अपन इन्वेस्टिगेशन है वो कराएंगे। मैनेजमेंट के विषय में बात कर लेते हैं, तो मैनेजमेंट में अपन बात करें तो नेजल जो डचिंग विथ सलाइन बीडी, तो ये अपने को नेजल डकिंग करना है सलाइन लगा करके बीडी। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन ऑफ 25% ग्लूकोज इन ग्लाइसरीन, ठीक है। इसके अलावा आपका जो रिफेम्पिसिन है वो 600 mg अपन ओडी दे सकते हैं। सर्जिकल में अपन क्या करा सकते हैं, तो 400 MGS ऑपरेशन सबम्यूकोसल इन ऑफ ए पैराफिन, ये मेनली आपका बताया गया है। तो ये मैनेजमेंट आपको मेनली जो है नॉर्मली जो मैनेजमेंट दिया जाता है वो अपन सर्जिकल नहीं देते, ज़्यादातर अपन क्या करते हैं जो मेडिसिनल जो मैनेजमेंट है वो अपन देते हैं, फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। बाकी आगे बढ़ते हैं तो क्रोनिक रेनाइटिस के विषय में बात करते हैं। तो क्रोनिक रेनाइटिस में आपका क्या बोला गया है वो अपन देख लेते हैं, जिसे अपीनस से कोरिलेट किया जाता है। तो क्रोनिक रेनाइटिस अपीनस के विषय में बात करें तो एक्यूट रेनाइटिस जो होता है उसका अगर रिपीटेड अटैक हो रहे हैं तो क्या होता है, जो क्रोनिक रेनाइटिस है आल्सो कॉल्ड क्रोनिक एलर्जी। तो क्रोनिक रेनाइटिस उत्पन्न होता है जब क्या है, एक्यूट रेनाइटिस का रिपीटेड अटैक होता है, तो इसे अपन क्रोनिक एलर्जी भी कहते हैं।
इसके अलावा प्रोलॉन्ग यूजेस ऑफ नेज़ल ड्रॉप, इसकी वजह से भी आपका क्रोनिक रेनाइटिस होते हैं। बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के विषय में, तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन मोर एट नाइट, नाइट के समय ज़्यादातर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है, तो जो है सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट जो है वो लॉस हो जाएगा। नेज़ल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको बताया गया है। इसके अलावा बात करें ऑन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो क्या दिखाई देगा, तो ओडिमेटस नेजल म्यूकोसा। इसके अलावा पोस्ट नेजल ड्रिप्स आपको दिखाई देगा। इन्फेक्टेड जो सिक्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में अपने को क्या करना है, तो अपने को सबसे पहले प्रोहिबिट स्मोकिंग, नेज़ल जो डीकंजेशन है, सॉरी नेज़ल डीकंजेस्टेंट जो आपके ड्रॉप्स हैं वो अपने को देने हैं, और एंटी हिस्टामिन मेनली देने हैं। तो ये मेनली आपका क्रोनिक रेनाइटिस में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो इपिस्टेसिस के बारे में बात करते हैं। तो इपिस्टेसिस यानी कि नासागत रक्तपित्त। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड नोज, कॉमन फाउंड इन ऑल एज ग्रुप, आपको सभी ग्रुप में देखने को मिलेगा। लिटिल्स जो एरिया होता है वहाँ पे मेनली देखने को मिलता है। तो ये अपन लोगों ने डबल पढ़ लिया है, लिटिल्स एरिया था, ठीक है, उसको थोड़ा सुधार लेना, लिटिल्स एरिया। तो ये आपका डबल हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं सीधा डीएनएस के बारे में बात करते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टा। डेविएटेड नेजल सेप्टा क्या होता है, तो कॉमन कॉजेस ऑफ है डेविएटेड क्रैक नोज, 90% जनरल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड विथ रेयर सिम्टम। तो ये मेनली आपको देखने को मिलेगा, कॉमन है ये, क्रैक्ड नोज होता है, और इसमें आपका जो है डेविएशन हो जाता है जो नोज है उसका। एटियोलॉजी के विषय में बात करें तो ट्रोमा ऑफ ए नेजल वल्चर। इसके अलावा आपका जो इंट्रा जो आपका ये बात कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन आपका मोल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये एटियोलॉजी में बताया गया है। कॉजेस क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो इसके शेप के आधार पे, जैसे कि शार्प होगा और डेविएटेड होगा। तो शार्प में आपका बात करें तो शार्प डेविएशन ऑन ए जो आपका जो रिजल्ट ऑफ इंजरी, तो शार्प जो डेविएशन क्यों होता है, किसी प्रकार का इंजरी की वजह से। और आपका डेविएशन जो होगा सी शेप्ड और एस शेप्ड का होगा, जैसे कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो। पहला क्या है, टूवर्ड जो है आपका लेफ्ट साइड जो है डेविएशन देखने को मिल रहा है, ये सी शेप आपको डेविएशन देखने को मिल रहा है, एस शेप डेविएशन देखने को मिल रहा है, ठीक सेप्टम आपको देखने को मिल रहा है, एक्यूट डिफेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट में अपन जो मेनली सर्जरी कराएंगे, जो आपका एसएमआर जो आपका होता है वो अपन सर्जरी कराएंगे, स्टेप्टोप्लास्टी जो आपका सर्जरी होता है वो कराते हैं। फिर राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में बात करते हैं। दुष्ट प्रतिसाइसिस का कोरिलेशन किया जाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ए नेजल कैविटी विथ पेरानेजल साइनस म्यूकोसा। राइनोसाइनोसाइटिस आर वायरल इन ए नेचर बट बैक्टीरियल, बैक्टीरियल जो होते हैं बट बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जो राइनोसाइनोसाइटिस होते हैं आर फंगल आर रिक्वायर्ड। राइनोसाइनोसाइटिस डिफाइंड एज म्यूकोजल इन्फ्लामेशन प्रोसेस ऑफ ए नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनस। तो ये आपका राइनोसाइनोसाइटिस में बताया गया। क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर और पोस्टीरियर राइनोरिया आपको देखने को मिलेगा। फेशियल पेन आपको देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ ऑल्फ ऑल फंक्शन आपको ऑल फैक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉलिप्स आपको देखने को मिलेगा, पॉलिप सिक्रेशन फॉर ए मिडिल मिएटस। तो ये मेनली आपको देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर्स में। क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस जो होता है, ये आप टोटल क्लासिफिकेशन में एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, सब एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस हो गया, और रिकरेंट राइनोसाइनोसाइटिस हो गया। तो ये आपके चार जो है क्लासिफिकेशन बताए गए हैं। एटियोलॉजी के विषय में बात करें तो एटियोलॉजी में आपका जो होता है क्या होता है, तो जो आपका URTI है उसमें आपका क्या होता है, इम्यूनो डिफिशियंसी होता है, फाइब्रोसिस होगा, एलर्जी होगा, जिसके वजह से आपका डेंटल जो इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, सॉरी डेंटल इन्फेक्शन होगा, और हार्मोनल चेंजेस, ये मेनली एटियोलॉजी में बताए गए हैं। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के विषय में बात करें तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है आपका जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनोकोकस हो गया, सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया हो गया, ये आपके है, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया,
इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं। बात करें अपन डायग्नोसिस के विषय में तो सीटी पीएनएस कराएंगे, एक्सरे कराते हैं पीएनएस का, नेज़ल एंडोस्कोपी कराते हैं, तो आपको पता चल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं तो एंटीबायोटिक अपने को देना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, एंटीहिस्टामिन जो है वो दे सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो सर्जरी भी करा सकते हैं। तो राइनोसाइनोसाइटिस यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। तो मुखगत रोग के कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न टॉपिक को मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताया, जो अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको आपको याद रखना है। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो मुखगत रोग के विषय में बात करते हैं। तो मुखगत रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार कितनी है, तो 65 है। इसको अपन सीक्वेंस वाइज ही पढ़ेंगे। अगर आप ध्यान दो तो 65 कैसे है, तो वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। तो ओष्ठ कितने, ओष्ठ पहले आपका क्या आता है, पहला आपका ओष्ठ आता है, उसके बाद में क्या आता है, दंत का मूल आता है, फिर दंत आता है, और दंत के अंदर क्या होता है, जीवा होता है, जीवा के नीचे में क्या होता है, तालु होता है, और तालु के अंदर क्या होता है, कंठ होता है, फिर उसके अंदर सर्व। तो ये आपको पहले याद रखना है। तो 8 15 8, पहले 8 15 8 फिर 5, ओके, 8 15 8 फिर 5। इसके बाद में 9 17 3, 9 17 3, ये आपको याद रखना है। तो कंठगत रोग 17 है सबसे ज़्यादा। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको मैंने बोला 8 5 8, ये आपको याद रख लिए, तो 8 5 8 याद रख लिए, तो आपका क्या होगा, ओष्ठगत रोग सबसे, आप सबका सबसे पहले क्या आता है, ओष्ठ आता है, फिर आपका क्या आता है, 15 मतलब दंत मूल आता है। उसके बाद में आपका क्या आता है, दंत आता है। दंतगत कितने हैं, 8 है। फिर उसके बाद में मैंने बोला 5, यानी कि आपका जो जीवागत है वो कितने हैं, 5 है। फिर जीवा के नीचे क्या होता है, तालु होता है, तो तालुगत कितने हैं, 9 है। और कंठ कितने हैं, तो 17 है। और सर्वगत रोग कितने हैं, तो 3 है। तो टोटल कितने हो गए, 65 हो गए। अब इसको, ये पूरे जो डिसीज़ हैं इसको मैं कोड के वाइज पूरा प्रॉपर बताऊंगा। जैसे मैंने आपका नासागत रोग बताया, वैसे ही सर्वगत जो रोग है वो यहाँ पे आपका, मतलब सुश्रुत अनुसार मुखगत रोग है, वो मैं यहाँ पे आपका एक्सप्लेन करूँगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका ओष्ठगत रोग के विषय में बात करते हैं। तो जो वातजोष्ठ रोग होता है, पित्तजोष्ठ रोग रहता है, कफजोष्ठ रोग रहता है, सन्निपातजोष्ठ रोग रहता है, इसके अलावा रक्तजोष्ठ रोग रहता है, मासाजोष्ठ रोग रहता है, मेदाजोष्ठ रोग रहता है, इसके अलावा अभिघातज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि जो 12 दिया गया है, टोटल 8 आपने पढ़े, 12 यहाँ पे आप कैसे हो गया बोलोगे आप, तो 12 यानी कि वांग भट का भी इंक्लूड करके यहाँ पे एक साथ दे दिया गया है, ताकि अगर आ जाए पर्टिकुलरली किसी एक से तो आप डेफिनेशन एटलीस्ट लिख सको। तो यहाँ पे आपका मेदोजोष्ठ रोग हो गया, अभिघातज जिसे छत्तजोष्ठ रोग भी कहते हैं, जल अर्बुद हो गया, गंडगत रोग हो गया, खंडोष्ठ हो गया, ओष्ठ अर्बुद हो गया। तो मैं सारे का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। वातज जो ओष्ठ रोग होता है वो क्यों होता है, तो वात प्रकोप की वजह से ओष्ठ स्पर्श में खुरदुरा हो जाता है, कठिन हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तीव्र पीड़ा युक्त हो जाता है, वह त्वचा त्वचा जो है विभक्त हो जाती है वहाँ पर की। तो इसे वातजोष्ठ रोग कहेंगे, क्योंकि वात की वजह से हो रहा है तो वात प्रधान दोष होगा। इसके अलावा पित्तजोष्ठ रोग क्या है, पित्त प्रकोप के कारण होगा, सिंपल सी बात है, पित्तजोष्ठ रोग है, नाम से ही वर्णित है। इसमें क्या होता है, सरसप के प्रमाण की अनेक पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती है ओष्ठ में, तो सरसप के समान की अनेक पिंडिकाएं उत्पन्न हो जाती है। फिर कफजोष्ठ रोग क्या होता है, तो कफ के प्रकोप की वजह से होगा। तो ओष्ठ जो है क्या होते हैं, स्वर वर्ण की पिंडिकाओं से युक्त तथा वेदना रहित व कंडु युक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, आपका कफजोष्ठ रोग के लक्षण है। सन्निपातजोष्ठ रोग में क्या होता है, तो जो त्रिदोष है वो प्रकोपित हो जाता है, और ओष्ठ कभी कृष्ण, तो कभी पित्त, तो कभी नील वर्ण का दिखाई देता है। कार्सिनोमा ऑफ लिप्स इससे कोरिलेट किया जाता है सन्निपाती कोष्ठ रोग को। रक्तजोष्ठ रोग क्या होता है, तो रक्त प्रकोप से ही होगा, और इसमें आकार कैसा हो जाता है, तो खरजूल फल के समान पिंडिका उत्पन्न हो जाती है और रक्त स्त्राव होता है रक्तजोष्ठ रोग में, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा। फिर मासाजोष्ठ रोग में क्या होता है, तो मासाजोष्ठ रोग होता है, उसमें क्या होता है, तो जो गुरु स्थूल व मांस पिंडवत ओष्ठ हो जाते हैं, जो क्या है कृमि को उत्पन्न करते हैं, जिसे अल्सरेटिव कार्सिनोमा ऑफ लिप कहा जाता है। फिर मेदाजोष्ठ रोग क्या होता है, तो मेदाजोष्ठ रोग जो होता है उसमें घृत समान वर्ण का ओष्ठ हो जाता है तथा कंडु युक्त होते हैं, स्वच्छ स्फटिक के समान स्त्राव आपको देखने को मिलेगा, लिप जो है मुकोजल हो जाता है। अभिघातजोष्ठ रोग में क्या होता है, अभिघातज को ही छत्तजोष्ठ रोग भी कहा जाता है, रक्त समान वर्ण का हो जाता है, विदीर्ण छिन्न ग्रंथि ओष्ठ आपको देखने को मिलेगा, ट्रोमा ऑफ लीप आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जलार्बुद।
तो जलार्बुद में क्या होता है, तो वात तथा कफ जो है दूषित हो जाते हैं और ओष्ठ में जल के बुलबुला के समान जलार्बुद को उत्पन्न करते हैं। तो जलार्बुद क्या है, जल के बुलबुले के समान हो रहा है, इस वजह से इसे जलार्बुद कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है गंडगत रोग। तो गंडगत रोग जैसे कि गंडल्जी, तो गंड प्रदेश में दह और ज्वर युक्त स्थिर शोफ उत्पन्न होता है, इस वजह से इसे गंडल्जी भी कहा जाता है। खंडोष्ठ किसे बोलते हैं, तो खंडोष्ठ में आपका बताया गया है कि वायु के कारण ओष्ठ दो भाग में विभक्त हो जाते हैं, इसे खंडोष्ठ कहा जाता है। ओष्ठ अर्बुद किसको बोलते हैं, तो रक्तज ओष्ठ रोग होने पर, वहाँ पे क्या है, रक्त स्त्राव अधिक होने पर खजूर की आकृति के समान जो है पिंडिका का निर्माण हो जाता है, इस वजह से इसे ओष्ठ अर्बुद कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो दंत मूलगत रोग के विषय में बात करते हैं। अब दंत मूलगत रोग को मैं प्रॉपर ट्रिक के साथ में आप लोग को याद करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। क्या इमेजिनेशन करना है अब इसको याद करने के लिए? एक पेड़ है, पहले तो आप याद करो, एक पेड़ है। थोड़ा सा एक स्टोरी अपन यहाँ पे देखेंगे। एक पेड़ है, अब उसके उस पेड़ के ऊपर क्या है, वो पेड़ किसके ऊपर है, मूल वाला पेड़ है। सिंपल सी बात है, जड़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो मूल वाला पेड़ है एक, जो जड़ से युक्त है। अब उस पेड़ के ऊपर क्या है, एक परी को आशीर्वाद मिला है या फिर एक परी को वरदान मिला है। एक परी को वरदान मिला है कि वो क्या है, शीत रात में वहाँ पे वैदर्भ करेगी। ठीक है, एक परी को वरदान मिला है कि वो क्या करेगी, शीत रात में वहाँ पे वैदर्भ करेगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि परी को जो है वरदान मिला है कि वो शीत रात में वैदर्भ करेगी, ये चीज़ उसको वरदान मिला है। समझ में आ गया? इतना चीज़ पहले समझ लिए। ओके, अब समझ लिए इतना चीज़ कि एक मूल वाला पेड़ है, हर पेड़ में मूल रहता है ना, उसका जड़ रहता है, उसी को ही मूल कहते हैं। अब उस पेड़ के ऊपर ही जो है एक परी को वरदान मिला है कि वो क्या है, शीत रात में वैदर्भ करेगी करके। क्लियर यहाँ तक? अब ये जो है वरदान जो मिले हैं, अब क्या हुआ, उसी रात को दो लड़के जा रहे थे। कौन कौन दो लड़के जा रहे थे उस पेड़ के पास से? एक था शौशिर, एक था महाशौशिर। तो शौशिर और महाशौशिर नाम के दो लड़के उस पेड़ के पास से जा रहे थे। अब दोनों लड़के जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या है, इस परी को देख लिया। कुछ उपाय लगा करके उन्होंने क्या है, कुछ उपाय लगाया और इस परी को देख लिया। अब इस परी को जब देखा उन्होंने, तो जो शौशिर है वो क्या है आपका, अपना दांत को पुट करने लगा। शौशिर जो है वो अपने दांत को पुट करने लगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। शौशिर क्या है, अपने दांत को जब सिंपल सी बात है, आप कोई चीज़ को देख ले तो कुछ उपाय लगा करके उन्होंने क्या है, परी को देख लिया। अब जो शौशिर है वो दांत को अपने पुटपुटाने लगा और महाशौशिर है वो वेष्टन करने लगा। अब जब शौशिर जो है वो पुटपुटा रहा था अपने दांत को, तो उसकी जो नाड़ी है वो घिस रही थी। दांत की नाड़ी घिसेगी। अब ये क्या कर रहा था, वेष्टन कर रहा था, इस वजह से उसका जो मांस है वो घिस रहा था। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार वापस बता रहा हूँ, बहुत इजी है। एक स्टोरी याद रखना है। एक पेड़ है, आपने देखा, इमेजिन बस करना है। यहाँ पे पिक्चर को इमेजिन करो। एक पेड़ है जो मूल वाला पेड़ है, उसके ऊपर एक परी को वरदान मिला है कि वो शीत रात में वैदर्भ करेगी, मतलब नाचेगी। अब उसी के पास से, उस पेड़ के पास से रात को ही दो व्यक्ति वहाँ पर से निकल रहे थे। एक था शौशिर, एक था महाशौशिर, दोनों निकल रहे थे। अब इन्होंने कोई उपाय लगाया और उस परी को देख लिया। अब जब परी को देखा, कोई अलग चीज़ देखते हो, तो शौशिर का क्या है, दांत पुटपुटाने लगा, ये दांत को पुटपुट करने लगा। अब जब वो दांत को पुटपुटा कर रहा था या पुटपुट कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा, तो उसकी नाड़ियाँ घिस रही थी। और महाशौशिर क्या किया, उसको देख करके, परी को देख करके, उसको वैदर्भ करते हुए, नाचते हुए देख करके क्या हुआ, उसका दांत जो है वेस्टर्न करने लगा। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न किया, तो इस वजह से उसका जो मांस है वो घिसने लगा। ईजी है। अब इसका डिकोडेशन देखो। हमने क्या देखा, एक मूल वाला पेड़ देखा, तो दंत मूलगत रोग। दंत मूलगत रोग है, कौन से हैं, तो दंत मूल, यहाँ पे आपका एक पेड़ है, ठीक है, दंत मूल का पेड़ है। अब उसके ऊपर क्या है, वरदान मिला है। किसको वरदान मिला है, तो वरदान से आपका वर्धन हो जाएगा। वरदान से वर्धन हो जाएगा। किसको वरदान मिला है, परी को वरदान मिला है, तो परिदर हो जाएगा, परी से परिदर हो जाएगा। क्या करने का वरदान मिला है, तो वैदर्भ करने का वरदान मिला है, नृत्य करने का वरदान मिला है, तो दंत वैदर्भ हो जाएगा। कौन से रात में, तो शीत रात में, तो शीताद हो जाएगा। क्या हुआ, दो लड़के जा रहे थे। कौन कौन लड़के जा रहे थे उसी रात को, तो शौशिर जा रहा था और महाशौशिर, तो शौशिर महाशौशिर होगा।
उन्होंने क्या लगाया, तो उपाय लगाया, यानी कि उपाय से उपकुश लगाया। परी को देखने के लिए उपाय लगाया तो उपाय से उपकुश हो गया। अब परी को देख करके शौशिर का रिएक्शन क्या था, तो वो पुटपुटाने लगा, तो दांतों को दंत पुटपुट हो गया। अब वो दांत को पुटपुटा रहा था तो उसका दांत क्या हुआ, तो उसकी नाड़ी घिस रही थी, तो दंत नाड़ी हो गई। महासौसिर ने जब परी को देखा तो उसका क्या हुआ, दांत वेष्टन करने लगा, तो इस वजह से उसका क्या है, दंत वेष्टन। अब उसका क्या घिस रहा है, दंत वेष्टन की वजह से मांस घिस रहा है, तो अधिमास। समझ में आ गया, बहुत इजी था, याद हो गया होगा आई होप। एक दो बार अगर वीडियो को देखोगे तो आई होप आप लोग को याद हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका परिधर को क्या है, एक्रोनेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरिडोनाइटिस से कोरिलेट किया जाता है परिधर को, और शौशिर को जिंजिविवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है, उपकुश को आपका पायरिया से कोरिलेट किया जाता है, और महाशौशिर को नेक्रोटाइजिंग पेरिडोनाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। दंतविष्टक को पायरिया से और पेरिडोनाइटिस से आपका कोरिलेट किया जाता है। अधिमास को आपका इम्पैक्टेड टूथ से कोरिलेट किया जाता है। दंत पुटपुट को डेंटल एल्वोलर एप्सिस से कोरिलेट किया जाता है। और सीताद को स्पंज गम या फिर ब्लीडिंग गम से आपका जो है स्पंजी गम या फिर ब्लीडिंग गम से कोरिलेट किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आपको दंत मूलगत रोग भी आपको याद हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, तो शीताद था। तो शीताद जो है, शीताद जो है वो किसके कारण हो रहा है, तो शीताद जो है वो मेनली कफ और रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। तो शीताद जो है वो कफ और रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। दंत में क्या है, मसूड़े में बिना कारण वजह से रक्त स्त्राव होने लगता है, क्योंकि ब्लीडिंग गम है। आपको मॉडर्न याद है तो ब्लीडिंग गम है, तो वही है कि दंत वेष्टन की वजह से मसूड़े से क्या होता है, वो रक्त स्त्राव होने लगता है, तो क्षरण होने लगता है, पाक होने लगता है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा दंत पुटपुट क्या है, तो दंत पुटपुट में क्या होता है, कफ और रक्त की दुष्टि होती है, जिसकी वजह से 2 या 3 दांतों के मूल में पीड़ा होती है। ये आपका दंत पुटपुट में बताया गया है। दंत वेष्टन में क्या बोला गया है, तो रक्त दूषित होकर के दंत वेष्टन में पूय व रक्त स्त्राव करते हैं, यानी कि दांत हिलने लगते हैं। तो ये दंत जो है दंत वेष्टन रक्त दूषित व्याधि है। शोषिर क्या होता है, कफ व रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। तो दंत मूल में पीड़ाकारक कंडुयुक्त जो लार स्त्राव युक्त शोप की उत्पत्ति होती है। फिर महाशौशिर बताया गया है। तो महाशौशिर में आपका क्या होता है, तो महाशौशिर में क्या होता है, जो दंत है वो मसूड़े से हट जाते हैं। परिधर में क्या होता है, तो जो दंत मांस है वो गलने लगता है, मतलब उसका क्षरण होने लगता है, जिसकी वजह से जब आप थूकोगे स्टीवन जो रहेगा उसमें खून आते हैं। फिर आपका अगला जो है वो है उपकुश। तो उपकुश में क्या होता है, तो दंत दबाने पर रगड़ने पर जो है रक्त स्त्राव होता है, यानी कि दंत जो है ढीला होकर के हिलना व दह पाकी, यह सभी चीज आपको देखने को मिलेगा। दंत वैदर्भ में क्या होता है, तो दंत मूल के घर्षण से अत्यधिक शोथ होते हैं। वर्धन में क्या है, तो वात प्रकोपित होकर के अत्यधिक पीड़ाकारक संख्या में अधिक दंत पैदा करते हैं। और वर्धन मतलब बढ़ना, तो अधिक संख्या में जो है दंत पैदा करेगा। बात करें आगे, तो अधिमास, तो अधिमास में आपका हनुसंधि के पास में हनु के अंतिम जो दंत होते हैं उनमें महाशोथ होते हैं, तो ये आपका अधिमास हो गया। फिर दंत नाड़ी के आपके 5 प्रकार होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज। तो इस प्रकार से टोटल 15 होंगे। और दंत नाड़ी में क्या होता है, तो मसूड़े में आश्रित साध्य रोगों की उपेक्षा करने पर दोष बाहर ना आकर के अंदर में ही सूक्ष्म गति करके नाड़ी रोग को उत्पन्न करते हैं, तो यह क्या है, दंत नाड़ी कहलाता है। तो दंतगत जो दंत मूलगत रोग हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है दंतगत रोग। तो दंतगत रोग का भी ट्रिक बहुत ईजी है। सुश्रुत के अनुसार कितना पढ़े हैं हमने, 8 पढ़े हैं। कौन से हैं, तो देखो इसका कोड कैसे याद रखोगे, तो श्याव कपाल पात्र में दाल और शर्करा खाता था। श्याव जो है कपाल पात्र में दाल और शर्करा खाता था। अब देखो कोई व्यक्ति कपाल पात्र में, श्याव नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, कपाल के पात्र में दाल और शर्करा खा रहे हैं। श्याव नाम का जो व्यक्ति है वो कपाल के पात्र में दाल और शर्करा खा रहा है। और यदि, अब सिंपल सी बात है, गलत काम कर रहे हैं। कपाल के पात्र में कौन खाता है भाई, अब उसमें वो दाल और शर्करा खा रहे हैं, दाल और शर्करा दोनों को मिक्स करके खा रहे हैं। अब इसलिए क्या है, उसके दांत में कृमि हो गए। अब कृमि हो गए तो धूर्ष उत्पन्न हुआ, अब कृमि हो गया तो धूर्ष उत्पन्न हुआ। इसलिए दो हनुमान जी का भजन करता है,
इस वजह से वो 2 टाइम हनुमान जी का भजन करते हैं, ताकि उसका जो शर्करा वो जो उसका दाल जो उत्पन्न कृमि जो है वो नष्ट हो जाए। एक बार और याद करो इसको, फिर आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। श्याव नाम का एक व्यक्ति है, इमेजिन बस करते जाओ, श्याव नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कपाल के पात्र में 2 चीज़ें उसको पसंद है, कौन सा, दाल और शर्करा, दोनों को मिला करके, दाल और शर्करा को मिला करके जब वो खाता है तो क्या होगा, दांत में कृमि उत्पन्न होंगे। अब दांत में कृमि उत्पन्न होंगे तो धूर्ष उत्पन्न होगा, धूर्ष मतलब एक हिसाब से उसमें दुर्गंध उत्पन्न हो रहे हैं। अब दुर्गंध उत्पन्न हो रहा है, धूर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो 2 टाइम हनुमान जी का भजन कर रहे हैं। अब देखो इसका कैसे करके अपन डिकोडेशन करते हैं। सबसे पहले क्या था, श्याव था, श्याव से आपका क्या हो जाएगा, श्याव दंत हो जाएगा। श्याव नाम का व्यक्ति था तो श्याव दंत हो जाएगा। अब वो उसको क्या पसंद है, तो सबसे पहले तो वो क्या है, कपाल पात्र में भोजन कर रहा था, तो श्याव हो गया, फिर कपाल से कपालिका हो जाएगा। क्या पसंद है उसको, शर्करा और दाल दोनों पसंद है, तो दाल से आपका क्या हो जाएगा, दालन हो जाएगा, दाल से दालन हो जाएगा, और शर्करा से शर्करा हो जाएगा। क्लियर। अब दोनों को मिक्स करके जब खाया तो उसके दांतों में क्या हुआ, तो कृमि उत्पन्न हुआ, तो कृमि दंत हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है, मेनली जो है हर्ष होने लगता है। ठीक है, हर्ष अपन लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे दूर से लिख दिया तो वो हर्ष है एक्चुअली में, हर्ष उत्पन्न होने लगा, उसके दांतों में कृमि उत्पन्न हुआ, फिर उसमें हर्ष उत्पन्न होने लगा, तो दंत हर्ष हो जाएगा। अब उसके बाद में उसको हमने क्या बोला, 2 टाइम तो हनुमान जी का भजन किया कर, तो हनुमान से क्या हो जाएगा, हनुमोक्ष हो जाएगा, और भजन किया कर से भंजनक हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगेन मैं एक बार बता रहा हूँ, कोड से आप थोड़ा सा यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर्ष उत्पन्न हुआ, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, सिंपल सी बात है। श्याव नाम का व्यक्ति है, वो कपाल पात्र में दाल और शर्करा को खाता है, जिसकी वजह से कृमि दंत हो गया और हर्ष उत्पन्न हो उसके दांतों में, तो उसको जो है मेनली उसने क्या किया, तो हनुमान जी का 2 टाइम तक उसने भजन किया। तो ये आपका हो गया। तो क्या क्या है आपका, तो ये एकदम इजी आपका समझ में आ गया होगा। श्याव नाम का लड़का, तो श्यावदंत, कपाल पात्र कपालिका, क्या किया उसने, भोजन किया, कौन सा, तो दाल यानी कि दालन और शर्करा यानी कि शर्करा को मिला करके, जिसके वजह से उसके दांतों में क्या हुआ, कृमि हुआ और हर्ष होने लगे यानी कि दंत हर्ष होने लगा। तो उसको 2 टाइम हनुमान जी का भजन करना है, तो हनुमान जी का भजन करना है, तो हनुमोक्ष, भजन करना से भंजनक। इजी याद हो गया। अब इसका एक एक मॉडर्न कोरिलेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आपका स्याव से आपका स्याव दंत आपका क्या होगा, जो टूथ डिस्कलरेशन होता है वो आपका हो जाता है। हनुमोक्ष मतलब आपका डिसलोकेशन ऑफ ए टीएमजे जॉइंट। इसके अलावा कपालिका मतलब इनिमा जो है सप्रेशन, जो एनिमल सप्रेशन होते हैं, एनिमल सप्रेशन वो आपको कहलाएगा कपालिका। शर्करा मतलब टार्टर होता है। दंत हर्ष मतलब जो टूथ है उसकी सेंसिटिविटी होती है। कृमि दंत मतलब डेंटल कैरीज होते हैं, और दालन मतलब ओडेंटलेजिया। ये मिले आपका बताया गया। यहाँ तक आप लोग को आई होप याद आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे आपका वही है, थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो दालन क्या होता है, तो दालन में क्या होता है, मेनली वात प्रकोपित हो जाता है। वात प्रकोपित होकर के अनेक प्रकार से फट जाता है, और ये जो है दालन जो है वात प्रकोपित होता है, तो अनेक प्रकार से फट जाते हैं, उसे अपन दालन बोलेंगे। कृमि दंत किसको बोलेंगे, तो वात के कारण दंत प्रथम क्या होगा, तो प्रथम जो है वो कृष्ण वर्ण का होगा। कृष्ण वर्ण के हो जाने के पश्चात उसमें छिद्र हो जाते हैं तथा दंत जो है हिलने लगता है, शोथ होता है, वह कृमि की उत्पत्ति हो जाती है, इस वजह से कृमि दंत कहेंगे। दंत हर्ष किसको बोलते हैं, तो दंत शीत व उष्ण स्पर्श या फिर केवल स्पर्श से ही सहन नहीं कर पाता, मतलब जो दांत है उसमें शीत उष्ण या केवल शीत स्पर्श को भी सहन नहीं कर पाता है, तो उसे दंत हर्ष कहेंगे। भंजनक किसको बोलते हैं, तो जिसमें जो मुख है वो टेढ़ा हो जाता है तथा दांत में भग्न हो जाते हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, भंजनक बोलेंगे, पीड़ा होने की वजह से। फिर उसके अंदर शर्करा, तो शर्करा में क्या होता है, तो दांतों में वायु से शुष्क मल या कफ एकत्र होकर के शर्करा समान मल जम जाता है तथा दृढ़ता से वो नष्ट कर देता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, शर्करा बोलेंगे। कपालिका किसको बोला जाता है, तो दंत शर्करा के साथ दंत का जो कवच है वो टूट जाता है, तो इस वजह से उसे कपालिका बोला जाता है।
श्यावदंत, तो श्यावदंत में एक्चुअली में होता क्या है, तो रक्त व पित्त का दंत में प्रकोप हो जाता है और दंत में प्रकोपित होकर के पूर्ण रूप से दग्ध होकर के श्याव अथवा नीला हो जाता है, तो इसे अपन श्यावदंत कहते हैं। हनुमोक्ष किसे बोला जाता है, तो हनुमोक्ष मतलब विभिन्न कारणों की वजह से वात प्रकोपित होकर के हनुसंधि में स्वयं स्थान से च्युत हो जाता है, तो उसे अपन हनुमोक्ष कहते हैं। इसके अलावा आचार्य वांगभट्ट ने जो एक्स्ट्रा बताया है वो भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि करल दंत। तो करल दंत क्या होता है, तो विषम रूप से दांतों की उत्पत्ति को करल दंत बोला जाता है। यह जो है दूषित, जो दंत में अगर वायु आश्रित हो जाता है तो उसकी वजह से होते हैं। दंत चाल मतलब क्या होता है, तो हिले हुए जो दांत हैं उनसे युक्त होना या खाने पर अधिक वेदना होना, तो ये दंत चाल कहलाएगा। अधिदंत किसको बोलेंगे, तो संख्या में अधिक दांतों की उत्पत्ति होना अधिदंत कहलाता है। तो ये आपका दंतगत रोग हो गया, सॉरी दंतगत बोलता हूँ, हाँ दंतगत रोग हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं जीवागत रोग। तो जीवागत रोग को आप ऐसे ही याद कर सकते हो, 5 प्रकार के आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार वातज पित्तज कफज अल्सक उपजीविका। तो ईजी है, इसको आपको कुछ उतना ट्रिक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो वातज जो होता है, वातज जो होता है वातज कंटक, तो वातज कंटक के एक्चुअली में होता क्या है, तो इसमें वायु प्रकोपित होकर के जीवा को, जीवा जो है वायु प्रकोपित होकर के जो जीवा है वो फट जाती है, जिसके वजह से उसमें क्या होता है, मतलब जो संघौन का जो पत्र होता है उसके सदृश दिखाई देता है, फट करके जो सगौन का जो पत्र है उसके सदृश जीवा दिखाई देता है तथा रस ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वातज कंटक बोलते हैं। पित्तज कंटक क्या होता है, तो पित्त प्रकोपित होकर के जीवा वर्ण में पित्त दह युक्त है तथा रक्त वर्ण का अंकुर जो है उसमें व्याप्त हो जाएगा, रक्त वर्ण के अंकुर से व्याप्त हो जाएगा, तो इसे पित्त कंटक बोलेंगे। कफज कंटक में क्या होता है, तो कफ के प्रकोप की वजह से सालमली के समान मांसांकुर से व्याप्त होकर के गुरु स्थूल जो है वो उत्पन्न हो जाता है, गुरु स्थूल हो जाता है, तो उसे कफ कंटक बोलेंगे। अल्सर किसको बोलेंगे, तो कफ व रक्त दूषित होकर के जीवा के निचले भाग में गंभीर शोथ को उत्पन्न करेगा, वह जीवा को जकड़ लेता है तथा जीवा के मूल में तीव्र पाक होता है, उसे अपन अल्सर कहेंगे। उपजीविका किसको बोला जाता है, तो कफ और रक्त का प्रकोप होने की वजह से जीवा मूल के स्थान संश्रय की वजह से शोथ की उत्पत्ति होगी, जिसे जीवा मूल कहेंगे। और अधिजीविका किसको बोलते हैं, तो रक्त मिश्रित कफ की दुष्टि की वजह से जीवा मूल के ऊपर शोथ की उत्पत्ति होती है, जिसे अधिजीविका कहते हैं। तो जीवागत रोग में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट अपन तालुगत रोग के विषय में बात करते हैं। तो तालुगत रोग को नाम में याद रखने का ट्रिक कैसा है, तो तालुगत रोग टोटल 9 है। अब इसका कोड याद रखो। अब एक क्या है, अब तालु के, अब देखो अब एक क्या है, पोपट है। पोपट मतलब पता ही है, तोता है। अब पोपट की सूंड में शोप हो या पाक हो, अध्रुस तुम कंस की माँ को लाओ। क्या बोला गया है, एक स्टोरी आपको याद रखना है। अब जो एक पोपट है, पोपट का जो सुंड है उसमें अब सोप होगा या पाक होगा, वो क्या है, पोपट का जो सुंड है उसमें एक घाव हो गया, मान के चलो। एक आपके पास तोता है, उसके पास में उसके सूंड में घाव हो गए हैं। अब अदृश की माँ ही उसे ठीक कर सकती है, अदृश की जो सॉरी कंस की माँ ही उसे ठीक कर सकती है। अदृश आपका दोस्त है, तो आप उसे क्या बोल रहे हो, अब पोपट के सुंड में सोप हो या पाक हो, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन है वो सोप होगा या पाक होगा नहीं पता, आपको उसको ठीक करना है। तो अदृश को आप बोल रहे हो तू जा कंस की माँ को लेके आ, क्योंकि वही ठीक कर सकती है उसको। तो अब पोपट की सूंड में सोप हो या पाक हो, अदृश तू कंस के माँ को ला। अब इसको कैसे करके याद रखोगे, तो अब से आपका क्या हो जाएगा, अर्बुद हो जाएगा। अब से आपका अर्बुद हो जाएगा। पोपट से आपका तालु पुप्पुट हो जाएगा, पोपट से आपका तालु पुप्पुट हो गया। इसके अलावा आपका सुंड से आपका क्या हो जाएगा, गल सुंडी का हो जाएगा, गल सुंडी का, सुंड से गल सुंडी का। शोष से क्या हो जाएगा, तो तालु शोष हो जाएगा। पाक से आपका तालु पाक हो जाएगा। अदृश्य से आपका अदृश हो जाएगा। और तू से आपका तुंडी केरी हो जाएगा, तू से आपका तुंडी केरी हो जाएगा। फिर उसके बाद में कंस की माँ को लेके आ, तो यहाँ पे आपको माँ को आगे रखना है, ठीक है, दोनों के आगे रखना है। तो कंस की माँ को लेके आ, तो कंस से माँ से कच्छप, माँ को आगे रखना है बोला मैंने ना, तो माँ से कच्छप हो जाएगा। और माँ से संघात, ठीक है। तो कंस स के पहले भी माँ लिखेंगे और क के पहले भी माँ लिखेंगे, तो माँ से कच्छप और माँ से संघात। तो ये आई होप आप लोग को याद हो जाएगा क्या बोला गया है यहाँ पे। तो तालुगत रोग का ट्रिक क्या है, तो तालुगत रोग का ट्रिक है कि अब पोपट के सुंठ में सोप हो या पाक हो, अध्रुस तुजा कंस के माँ को लेकर के आ। इजी है। अब से अर्बुद हो गया,
पोपट से तालु पुप्पुट हो गया, सुंट से गलसुंडी का हो गया, शोष से तालु शोष हो गया, पाक से तालु पाक हो गया, अध्रुष से अध्रुष हो गया, कंस की तू से तुंडी केरी हो गया, कंस में के पहले माँ को लगाना है तो मांस कच्छप और मांस संघात। तो ये टोटल 9 आपके क्या है, तालुगत रोग है। तालुगत रोग 9 आपको याद हो गए, बहुत ईजी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। जैसे कि गलसुंडिका, तो गलसुंडिका क्या होता है, तो प्रकोपित कफ तालु मूल स्थान में स्थान संसर्ग करके शोफ की उत्पत्ति करती है, जिसे गलसुंडिका कहते हैं। और ये जो है मेनली आपका बताया गया है। इसके बाद में तुंडीकेरी किसको बोलते हैं, तो तुंडीकेरी में बोला गया है कि कफ और रक्त प्रकोपित होकर के तोद दह व पाक युक्त स्थूल शोथ को उत्पन्न करते हैं, जिसे तुंडीकेरी कहते हैं। तो कफ और रक्त प्रकोपित होकर के तुंडीकेरी को उत्पन्न कर रहे हैं। अदृश्य में क्या होता है, तो रक्त जो है दूषित होकर के तीव्र पीड़ा युक्त कठिन शोथ तथा रक्त वर्ण का ज्वर युक्त जो है अदृश्य को उत्पन्न करते हैं। मांस कच्छप किसको बोलते हैं, तो कफ प्रकोपित होकर के कछुए की गति ऊपर उड़ जाते हैं, वह धीरे धीरे बढ़ने वाला जो शोथ है उसको उत्पन्न करता है, उसे मांस कच्छप कहते हैं। तालु अर्बुद किसको बोला जाता है, तो रक्त की दुष्टि के कारण तालु के मध्य स्थित शोथ उत्पन्न होते हैं, जो क्या है कमल आकार का, तथा तालु अर्बुद कहलाता है। इसके आपके भेद बताए गए हैं, कौन से, तो रक्तज, कफज, मासज, मेदज। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, इसके दोष आपके होते हैं इस हिसाब से। फिर इसके बाद में आपका मांस संघात क्या होता है, तो कफ प्रकोपित होकर के तालु के अंतः प्रदेश में पीड़ा रहित दूषित मांस संघात को उत्पन्न करता है। फिर तालु पुटपुट, तो तालु पुटपुट में क्या होता है, तो मेद युग का प्रकोपित होकर के तालु प्रदेश में कोल यानी कि जंगली बेर के समान प्रमाण की पिंडिका रहित शोथ को उत्पन्न करता है, जिसे तालु पुटपुट कहते हैं। तालु शोष किसको बोला जाता है, तो तालु शोष में क्या है, शोष उत्पन्न हो रहा है तो पित्त का प्रकोप होगा, तो पित्त और कफ प्रकोपित होकर के तालु में अत्यंत शोभ को उत्पन्न करते हैं, जिसे तालु शोभ कहते हैं। तालु पाक किसको बोला जाता है, तो पित्त प्रकोपित होकर के तालु प्रदेश में भयंकर पाक को उत्पन्न करेगा, जिसे तालु पाक कहेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो कंठगत रोग के विषय में बात करते हैं, जो मुखगत रोग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है। कंठगत रोग की संख्या कितनी बताई गई है, तो टोटल 17 बताई गई है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और वांग भट्ट ने कितना बताया है, 18 बताया है। तो अपन इसको आराम से याद करेंगे। कॉमन जो है दोनों में 13 जो है दोनों ने कॉमन बताए हैं। अब वो 13 कॉमन आपको पहले याद रखना है। अब इसके लिए आपको एक कोड याद रखना पड़ेगा कंठगत रोग का। क्या है वो कोड, तो रोहिणी सालू ने 6वीं आयु पर, रोहिणी और सालू ने 6वीं आयु पर, अब रोहिणी और सालू दोनों का क्या है 100वां साल चल रहा है, तो 6वीं आयु पर लय में गले से वंदे का स्वर गाया। रोहिणी और सालू का है गायिका है, रोहिणी और सालू दोनों गायिका हैं, और उनका 100 बर्थडे है, यानी कि 100वां बर्थडे है। तो 6वीं आयु पर उन्होंने क्या है लय से गले से, लय के साथ में कहाँ से निकलता है, लय गले से निकलता है, तो गले से वंदे का स्वर गाया। तो इससे आपको आप कैसे करके डिकोड क्या करोगे, इसको आपको बताता हूँ। तो रोहिणी से आपका रोहिणी हो जाएगा, सालू से आपका कंठशालू हो जाएगा, 100 को क्या बोलते हैं, तो सत बोलते हैं, तो सतग्नि हो जाएगा। वी से आपका विद्रधि हो जाएगा, आयु से सलायु हो जाएगा, लय से वलय हो जाएगा, गले से गलौद हो जाएगा, वंदे से वृंद हो जाएगा, और स्वर से आपका स्वरग्न हो जाएगा। तो ये आपका 13 जो है कॉमन है, जो आचार्य सुश्रुत और वांग भट्ट ने बताया है। तो रोहिणी को अपन जो है डिप्थेरिया से कोरिलेट करते हैं, कंठशालू को एडोनाइड से कोरिलेट करते हैं, सतग्नि को कार्सिनोमा ऑफ टूथ से थ्रोट से कोरिलेट करते हैं, और वलय को अपन जो है जो आपका टिम्पैनिक थ्रोट है उससे कोरिलेट किया जाता है, गलौद को टिटेनस से कोरिलेट किया जाता है, स्वरग्न को वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से कोरिलेट किया जाता है। अब तो ये 13 तो आपको कॉमन सभी के याद हो गए। अब एक्स्ट्रा सुश्रुत ने 4 कौन से बताए हैं, तो उन्होंने बोला है बलास अविमास, ये आपको याद रखना है। तो बलास जो है वो एक्स्ट्रा माना है, अविमास मतलब अवि से आपका अधिजीवी का, जिसे जिसे इपिग्लोटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा आपका वी से आपका विदारिका, और मास से आपका मास्तानक, ठीक है। तो विदारिका को कैंसर ऑफ थ्रोट से कोरिलेट किया जाता है, और मास्तानक को कार्सिनोमा ऑफ थ्रोट से कोरिलेट किया जाता है। जबकि 5 एक्स्ट्रा कौन से बताए हैं आचार्य, जो आपके
वांग भट जी हैं उन्होंने, तो उन्होंने बोला है तू गा भाई ऐसे करके। तो तू गा से आपका तुंडी केरी हो जाएगा, ग से आपका गलगंड हो जाएगा जो आपका वातज पित्तज कफज होते हैं, तथा मेदज गलगंड। इसके अलावा आपका हो जाएगा ए से अर्बुद। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, ये गलगंड के 4 टाइप, 5 6, सॉरी यहाँ पे आपका 3 टाइप गलगंड के, वातज पित्तज रक्तज, और आपका अर्बुद और तुंडी तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5 आपका 18 हो गया। तो इस प्रकार से आपका बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद हो गया आराम से। कौन सा, जो आपका कंठगत रोग 17 है वो भी आपको याद हो गए। क्या था ट्रिक, तो रोहिणी और सालू ने 100वीं आयु पर गले से वंदे का स्वर गाया। इसके बाद में बलास बलास अभिमास, ये आपका सुश्रुत का है, और तुगा ये किसका है, वांग भट का है। फिर अपन इसके थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं वातज रोहिणी के विषय में। तो वातज रोहिणी में बोला गया है जीवा के चारों ओर पीड़ा कारक तथा कंठ अवरोध के वजह से मांसांकुर की उत्पत्ति होती है, जिसे वातज रोहिणी कहते हैं। पित्तज रोहिणी किसको बोला जाता है, तो पित्तज रोहिणी में बोला गया है कि जीवा उत्पन्न, मतलब सॉरी शीघ्र उत्पन्न होने वाला तथा दह उत्पन्न करने वाला होता है, वो पित्तज रोहिणी होता है। कफज रोहिणी जो होता है वो श्वास मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके मंद पाक युक्त स्थिर शोथ को उत्पन्न करते हैं। सन्निपातज जो रोहिणी होता है गंभीर धातुओं का पाक करके पाक युक्त जो शोफ है उसको उत्पन्न करते हैं। रक्तज जो रोहिणी होता है वो गले में स्फोट पित्तज जो लक्षण है वो उत्पन्न करते हैं। कंठ शालुक जो होता है वो कफ प्रकोप की वजह से कंठ कंठ में क्या है, कंटक व शूल के समान जो है शोथ को उत्पन्न करेगा। अधिजीवी का जो होगा सेमस जीवागत रोग। वलय जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रकोपित जो कफ है वो गले के चारों ओर शोथ को उत्पन्न करेगा तथा अन्न मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। बलास जो होता है वो कफ तथा वायु को प्रकोपित करके गले में श्वास एवं शोथ को उत्पन्न करते हैं। एक वृंद जो होता है वो बलास तथा रक्तज यानी कि रक्त प्रकोप होकर के कंडु युक्त पाक रहित शोथ को उत्पन्न करेगा, जिसे बलास कहेंगे। इसके बाद में आपका बोला गया है वृंद। तो वृंद में बोला गया है पित्त और कफ प्रकोपित होकर के अति दह युक्त तीव्र ज्वर युक्त शोथ को उत्पन्न करते हैं। वातग्नि क्या होता है, त्रिदोष प्रकोपित होकर के ग्रंथि के समान मांसंकुर से युक्त जो है शोभ को उत्पन्न करेगा, जो कंठ में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे वातग्नि कहते हैं। गिलायु किसको बोलते हैं, तो कफ व रक्त प्रकोपित होकर के अम्ल की गुठली के समान जो ग्रंथि है उसको उत्पन्न करता है, जिसे कंठ अवरोध यानी कि गिलायु कहते हैं। इसके अलावा आपका गल विद्रथी, तो सर्वदोष प्रकोपित होकर के संपूर्ण कंठ में व्याप्त होकर के शोथ को उत्पन्न करता है, जिसे सर्वदोष पीड़िका कहते हैं। स्वरग्न किसे बोला जाता है, तो वायु का मार्ग कफ से लिप्त होकर के कंठ में शुष्कता व स्वर भिन्नता को उत्पन्न करेगा, जिसे स्वरग्न बोलेंगे। गलौद में एक्चुअली में होता क्या है, तो रक्त व कफ प्रकोपित होकर के गले में उत्पन्न शोथ को उत्पन्न करता है, जो अन्न जल की गति को अवरोध कर देता है। महास्थानक में एक्चुअली में होता क्या है, तो महास्थानक में सर्वदोष प्रकोपित होकर के दोषों का गले में प्रसार होता है, शोथ होगा, क्रमशः बढ़ता जाएगा, वो नीचे लटकता रहता है, इसे महास्थानक कहेंगे। विदारिका में पित्त प्रकोपित होकर के गले में दह तोद तथा रक्तवर्ण व दुर्गंधित मांस जिसमें क्या है शोथ उत्पन्न होता है, उसे विदारिका कहते हैं। फिर गलगंड के विषय में बात करते हैं, तो ये दूषित कफ व मेद ये दोनों दूषित होकर के वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा गले के बाहर शोथ को उत्पन्न करेंगे। कुछ समय पश्चात यह जो शोथ है वो वृषण के समान लटकता रहता है, इसे गलगंड कहते हैं, जो वातज पित्तज कफज होता है। गलर्बुद जो होता है जीवा के अंत में गले के प्रारंभ में पकने वाला स्थिर रक्त वर्ण का शोथ होता है, उसे गलर्बुद कहते हैं। तो ये आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। गलगंड का आपका 3 भेद होता है जो हमने देख लिया है, वातज पित्तज कफज। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो सर्वगत रोग के विषय में बात करते हैं। तो सर्वगत रोग में के अंतर्गत क्या है, आचार्य सुश्रुत ने 3 बताए हैं, वातज मुखपाक, पित्तज मुखपाक, कफज मुखपाक। वातज मुखपाक में क्या होता है, तो वायु संपूर्ण मुख में फैल करके अरुण व रुक्ष व्रण को उत्पन्न करते हैं तथा कठिनाई से जो है मुख खुलता है, इसे वातज मुखपाक कहेंगे। पित्तज मुखपाक में क्या होता है, तो संपूर्ण मुख दह युक्त तथा रक्त व पित्त वर्ण का स्फोट को उत्पन्न करेगा, जिसे पित्तज मुखपाक कहेंगे। कफज मुखपाक में क्या होता है, तो कंडु युक्त अल्प पीड़ा युक्त समान वर्ण के स्फोट से व्याप्त जो है उत्पन्न होता है, उसे कफज मुखपाक कहेंगे। रक्तज मुखपाक में रक्त से उत्पन्न तथा पित्त समान वर्ण वाला होता है। सन्निपातज जो होता है एक्स्ट्रा जो अपन पढ़ रहे हैं वो वांग भट का है, आप जैसे देख सकते हो।
सन्निपातज में क्या होता है, तो सर्वदोष प्रकोपित होकर के मुखपाक को उत्पन्न करते हैं। जो सर्वदोष लक्षणों से युक्त होता है उसे सन्निपातज मुखपाक कहेंगे। कर्ण अर्बुद किसे बोला जाता है, तो बढ़ा हुआ कफ कपोल में आश्रित होकर के श्याव पांडु वर्ण का अर्बुद को उत्पन्न करता है, जिसे कफ अर्बुद कहते हैं। ऊर्ध्वगुद किसे बोलते हैं, तो अर्श गुल्म कफ आदि से वायु अवरोध होकर के ऊर्ध्वगमन करके मुख में दुर्गंधता को उत्पन्न करता है, उसे ऊर्ध्वगुद कहते हैं। इसके अलावा आपका पूतिमुख किसे बोला जाता है, तो पूतिमुख में क्या होता है, जो दातौन न करने की वजह से प्रकोपित वात आदि दोष दुर्गंधी तथा पूतिमुख को उत्पन्न करते हैं, दुर्गंध युक्त पूतिमुख को उत्पन्न करते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, तो जीवागत रोग तो अपन लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, तो शिरो रोग, तो शिरो रोग की संख्या कितनी बताई है, तो टोटल आपका 11 है सुश्रुत के अनुसार। तो वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, रक्तज है, क्षयज है, कृमिज है, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक। तो इसके आपको नाम को ही याद रखना पड़ेगा। तो वातज को अपन क्या है, टेंशन हेडेक से कोरिलेट करते हैं, पित्तज को क्लस्टर हेडेक से कोरिलेट करते हैं, कफज को साइनोसाइटिस से कोरिलेट करते हैं, क्षयज जो होता है उसको पोस्ट ट्रोमेटिक हेडेक से कोरिलेट किया जाता है, सूर्यवर्त को एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस से कोरिलेट किया जाता है, अनंतवात को ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया से कोरिलेट किया जाता है, अर्धावभेदक को माइग्रेन से कोरिलेट किया जाता है और शंखक को टेम्पोरल एराइटिस से कोरिलेट किया एट्राइटिस से कोरिलेट किया जाता है। फिर उसके बाद में कपालगत रोग के विषय में बात करते हैं। तो कपालगत रोगों की संख्या टोटल 9 बताई गई है। कौन से हैं, तो आपका उपशीर्षक, तो इसका आप लोग ट्रिक याद रखना कि उपेंद्र दारू पी के अर्बुद विद्रधि से ग्रस्त हुआ। तो उपेंद्र नाम का लड़का है, वो दारू पी करके अर्बुद विद्रधि से ग्रस्त हुआ। तो उपेंद्र से आपका क्या हो जाएगा, उपेंद्र से उपशीर्षक हो जाएगा, इंद्र आ रहे हैं, ठीक है। तो उपेंद्र तो उपशीर्षक हो गया, अरुंशिका हो गया। इसके अलावा दारू से आपका दारुणक हो जाएगा, पी करके तो पी करके से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपका सीक्वेंस थोड़ा अलग हो गया है। उपेंद्र से ऊ से उपशीर्षक हो जाएगा, इंद्र से आपका इंद्रलुप्ता हो जाएगा, दारू से आपका दारुणक हो जाएगा, पी से आपका पी करके, तो पी से आपका पालित्य हो जाएगा, पी करके से आपका पालित्य हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो अर्बुद से आपका कपाल अर्बुद हो जाएगा, विद्रधि से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कपाल विद्रधि हो जाएगा, से ग्रस्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कपाल विद्रधि हो गया, से ग्रस्त हुआ, तो इससे ग्रस्त हुआ। उसके बाद में आपको जो है ये बाकी चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि कपाल पीड़िका हो गया, अरुंशिका हो गया, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो उपशीर्षक को किससे कोरिलेट किया जाता है, तो कपालगत रोग की ये संख्या याद रखना। टोटल कितने बताए गए हैं, आचार्य सुश्रुत के अनुसार 9 है, तो याद रखना, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो उपशीर्षक में हाइड्रोसिफेलिस से कोरिलेट किया जाता है, और उनसीका को जो है फुनकुलोसिस ऑफ स्कल से कोरिलेट किया जाता है, दारुणक को अपन जो डेंड्रफ है उससे कोरिलेट करते हैं, इंद्रुलिप्ता को एलोपेशिया एराटा से कोरिलेट किया जाता है, खालित्य को हेयर फॉल से कोरिलेट किया जाता है, और पालित्य को क्या है प्रीमेच्योर ग्रेइंग से कोरिलेट किया जाता है। फिर कुछ जो शिरो रोग हैं उनका डिटेलिंग भी अपन यहाँ पे देख लेंगे। जो कुछ शिरो रोग हैं उनका डिटेलिंग यहाँ पे अपन देखते हैं। तो शिरोगत जो रोग है उसमें आपका जो दुष्य है, जैसे कि रक्त है, रक्त मिल्ली जो है दुष्य है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शिरो रोग का जो है सामान्य जो महत्व है वो अपन पढ़ते हैं, फिर निदान सामान्य पढ़ेंगे, फिर कुछ शिरो रोग को अपन देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले शिर का महत्व बताया गया है। तो जिन प्राणियों का प्राण आश्रित होते हैं, सभी जो प्राणी हैं उनका प्राण क्या है, सिर में ही आश्रित होते हैं। इसके अलावा जिसमें इंद्रियां आश्रित होती हैं, जो सभी अंगों में उत्तम अंग होता है उसे क्या कहते हैं, शिर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मधुकोश सभी प्रकार के शिरोरोग सन्निपातिक से उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के जो है शिरोरोग सन्निपात से उत्पन्न होते हैं। शिरोरोग का निदान बताया गया है कि वेग धारण की वजह से, रात्रि जागरण की वजह से, दिवस स्वप्न की वजह से, जोर से भाषण करने के कारण, ओस में सोने की वजह से, ये क्या है शिरोरोग के निदान है। संख्या के विषय में बात करें तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत इनकी संख्या अगर देखें तो 11 बताई गई है, जैसे हमने देखा। इसके बाद में आपका जो संख्या है उसी के आधार पे यहाँ पे वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, क्षयज और कृमिज ये आपको याद हो जाएंगे, ये 7। इसके अलावा 4 आपको याद रखना है, सूर्यवर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक और शंखक। तो
ये आपका हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू वांग भट्ट 10 बताए गए हैं, सेमस आचार्य सुश्रुत अनंतवाद को छोड़ करके। फिर उसके बाद में आपका अगला जो बताया गया है वो कपालगत रोग है। तो कपालगत रोग वही है कि यहाँ पे आपका जैसे कि आपका जो उपशीर्षक है अरुचिका है, इंद्रलुप्त है। तो आपका यूई के डिपे डिप्की को 3 कपाल रोग हुआ, ऐसे करके यहाँ पे आपका दिया हुआ है। दोनों में अलग अलग ट्रिक है, आपको जो इजी लगे वो याद कर सकते हो। तो यूई के डीपीके को 3 कपाल रोग हुआ। तो यू से आपको उपशीर्षक हो जाएगा, ए से अरुचिका हो जाएगा, ई से इंद्रलुप्त हो जाएगा, डी से दारुणक हो जाएगा, पी से पालित्य हो जाएगा, के से आपका खालित्य हो जाएगा, को 3 कपालगत रोग होते हैं। 3 प्रकार के कपालगत रोग कौन से हैं? तो आपका अर्बुद, पीढ़िका, विद्रधि। तो ये आप याद कर सकते हो, यूए के डीपीके को 3 कपालगत रोग हुआ। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यू से उपशीर्षक, ए से आपका अरुंशिका, ई से आपका इंद्रलुप्ता, डी से आपका दारुणक, पी से आपका पालित्य, के से आपका खालित्य। 3 प्रकार के कपालगत रोग अर्बुद, पीड़िका और विद्रधि। अब शिरोगत जो रोग है उसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो जैसे कि वातज जो शिरोरोग रहेगा उसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? तो बिना कारण की पीड़ा होगी, रात्रि में अधिक होगी जो पीड़ा है वो। इसके अलावा सिर पर पट्टी बांधने से कम हो जाएगा जो पीड़ा है, तथा अग्नितप्त जो वस्त्र है उसको रखने पर भी जो पीड़ा है वो उसका शमन हो जाएगा। तो ये क्या है? वातज शिरोरोग के लक्षण है। पित्त शिरोरोग में क्या होते हैं? तो सिर तथा नेत्र जो नासा है वो गर्म रहेगा, सिर नेत्र नासा वो हमेशा गर्म रहेगा। इसके अलावा अंगारे भरे हुए समान पीड़ा होगी। अगर पीड़ा होगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई जलता हुआ अंगारा ही भर दिया है शरीर में, वैसे पीड़ा होगी। तथा नेत्र व नासा से धुआं निकलेगा। शीतल उपचार से जो है समन हो जाता है, जब शीतल उपचार करेंगे तो समन हो जाएगा। ये पित्त शिर रोग में बताया गया है। कफ शिर रोग में क्या होता है? तो सिर व गला से जो है कफ भरा हुआ प्रतीत होते हैं। सिर जो है भारीपन व स्तंभन प्रतीत होगा, शीतता प्रतीत होगा। नेत्र तथा मुख जो रहेगा वो रात्रि में उसमें जो है मतलब नेत्र और मुख में रात्रि में जो है समन चिकित्सा करना चाहिए। सॉरी, नेत्र और मुख में क्या होता है? शोथ की उत्पत्ति होती है। नेत्र और मुख में क्या है? शोथ की उत्पत्ति होती है। तो ये मिल आपका बताया गया। सन्निपातज में त्रिदोषज लक्षण दिखाई देंगे, रक्तज में पित्त के समान लक्षण दिखाई देगा, तथा क्या होता है? सिर को स्पर्श नहीं कर पाता है, स्पर्श अशक्त हो जाता है सिर प्रदेश में। क्षयद जो आपका शिरोरोग है उसमें क्या होता है? सिर पर चोट लगने पर वसा कफ रक्त के क्षीण होने से उत्पन्न होते हैं। तो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये बताया गया सिर पर चोट लगने की वजह से वसा कफ या रक्त क्षीण हो जाते हैं, इस वजह से क्षयद शिरोरोग होते हैं। कष्टदायक तथा भयंकर होता है। स्वेदन, वमन तथा धूमपान नस्य व रक्त मोक्षण से बढ़ जाता है। ये क्षयज में बताया गया है। देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो कृमिज जो है उसके विषय में बात करते हैं। तो कृमिज जो शिरोरोग है उसमें सुई चुभ होने के समान पीड़ा होती है। सिर के भीतर कृमि खा रहा है, जैसे कि आपके सिर को ऐसा प्रतीत होगा, तथा नासा से रक्त व पूय के स्त्राव होगा। सूर्यावर्त में क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ये त्रिदोषज होते हैं। वांग भट्ट ने वात पित्तज बताया है व चरक ने वात रक्तज बताया है। सूर्य की गति के साथ में आपको पता है कि वेदना बढ़ता है, और सूर्य की जैसे गति कम होती जाती है यानी कि ढलता जाता है, वैसे ही वेदना कम होता जाता है सूर्यावर्त में। कभी शीतल उपचार तो कभी उष्ण उपचार करने से जो रोगी है उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो वही है कि पेन जो है एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाता है जब सन अपने पीक पे होता है तब। फिर अनंतवात के विषय में बताया गया है। तो अनंतवात में बोला गया है त्रिदोष प्रकोपित होने की वजह से ग्रीवा की दोनों नाड़ियों को पीड़ित करके वहाँ पे क्या करते हैं? मतलब एक प्रकार से ग्रीवा में वेदना को उत्पन्न करेगा। और क्या है? गंड प्रदेश में पार्श्व में पीड़ा होगा। नासा का जो है फट जाना, नासा का फट जाना, सॉरी फड़फड़ाहट होना, फड़फड़ाना, जो नस है, नासा बोलता हूँ मैं, नस जो नस रहेंगे उनका फड़फड़ाना, तथा हनुग्रह व नेत्र रोग जो है वो है उत्पन्न होंगे। ये कॉम्प्लिकेशन बताया गया है अनंतवात का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अर्धाव भेदक के विषय में बात करते हैं। तो अर्धाव भेदक में क्या होता है? तो सिर के आधे भाग में भेदन, तोद, भ्रम तथा शूल होना, मतलब अर्ध भाग में पूरा भेदन, तोद, शूल इस प्रकार की पीड़ा होती है, ये लक्षण दिखाई देंगे। इसका कारण ये है कि ये जो लक्षण है वो 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिलते हैं। ये अर्धाव भेदक है। संघक रोग में क्या होता है? तो पीड़ा संघ प्रदेश में होता है, अत्यंत दारू एवं भयंकर होते हैं। कुल
कुल मर्यादा 3 दिन की होती है, मतलब 3 दिन तक जो है आपको दिखाई देगा तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। और हजारों वैद्य भी इसको दुष्चिकित्सकीय बताए हैं, 1000 वैद्य भी इसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। यह संघाक रोग में बताया गया है। फिर शिरोरोग के विषय में बात करें तो इसकी सामान्य चिकित्सा आप लोग को याद रखना है, जो सभी में आप लिख सकते हो। जैसे कि आपके स्पेसिफिक भी अपन यहाँ पे देखेंगे, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं देखेंगे। औषधि में अपन क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात, औषधि में क्या क्या दे सकते हो शिरोरोग में, तो जो सिराशूल वज्र रस है, रुद्र तैल है, महारुद्र तैल है, षडबिंदु तैल है, ये आप दे सकते हो। तो सिराशूल वज्र रस, रुद्र तैल, महारुद्र तैल और षडबिंदु रस। वातज जो शिरोरोग है उसमें क्या है, वातनाशक चिकित्सा कराना है। वातज शिरोरोग में वातनाशक चिकित्सा कराना है। इस देह स्वेदन, अभ्यंग, परिषेक, अनुवासन तथा चंदन आदि लेप का प्रयोग करना है, ये वातज में बताया गया। पित्तज में अपन क्या करोगे, तो पित्तज में मधुर आदि जो द्रव्य है उसमें घृत मिला करके लेप का प्रयोग करोगे। कफज जो शिरोरोग है उसमें क्या है, अच्छा सर्पी का प्रयोग करोगे। त्रिदोषज जो शिरोरोग होगा उसमें त्रिदोषनाशक चिकित्सा करोगे। जो क्षय शिरोरोग रहेगा उसमें व्रीहण चिकित्सा करोगे। और कृमिज जो है उसमें अपन नस्य का प्रयोग करेंगे। तो ये मेनली आपका चिकित्सा में बताया गया है। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो कर्ण रोग के विषय में बात करते हैं। तो कर्ण रोग का वैसे मैंने पहले बताया था, बट इसमें अपन पूरा डिटेलिंग से पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, जैसे मैं अभी पूरा बता रहा हूँ वैसे ही। तो यहाँ पे अपन इस नोट्स का पासवर्ड भी मैं रिवील कर देता हूँ। तो इस नोट्स का पासवर्ड यही रहेगा, एक्यूरेट आपको यही टाइप करना है, GAAP। एक्यूरेट जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आपका जो नोट्स है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो GAAP एक्यूरेट, यही आपको सेम सेम टाइप करना है कैपिटल में। ओके, ये आपका PDF ओपन हो जाएगा। देन तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जो कर्णगत रोग है वो कितने हैं, 28 है, आपको पता ही है। इसका आपका कोड क्या था, तो SP बापू शोक से कवि का वर्च स्त्रावित कर गप गप कराएं, सॉरी गप्पा मारा है, ऐसा करके आपका था। तो आपका वही है कि इसका डिकोडेशन वही था कि आपका जैसे कि S से आपका शवेण यानी कि कर्ण शवेण, P से आपका पाक कर्णपाक, SP बापू, बा से आपका बाधिर्य कर्ण बाधिर्य, पू से आपका पूती कर्णपुती, शोक से तो कर्ण शोक, शोक से कवि से तो शोक शोक, क से आपका कृमि हो जाएगा कर्ण कृमि, से शूल हो जाएगा, कवि से आपका क से आपका कंडु हो जाएगा कर्ण कंडु, वी से आपका वितृधि हो जाएगा, वर्च से कर्ण वर्च हो जाएगा, स्त्राव करके तो स्त्राव हो जाएगा कर्ण स्त्राव हो जाएगा। गप्पा कराएं तो गप्पा से आपका जी से आपका गुत हो जाएगा कर्ण गुत, ए से आपका कर्ण अर्श हो जाएगा, ए से आपका सेकंड ए से कर्ण अर्बुद हो जाएगा, और पी से आपका कर्ण प्रतिना हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका कर्ण छवेन को टिनिटस से कोरिलेट किया जाता है। कर्ण पाक को मेनली डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्नल से कोरिलेट किया जाता है। बाधिर्य को कर्ण बाधिर्य को डेफनेस से कोरिलेट किया जाता है। कर्णपुती को मेनली क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस से मीडिया से कोरिलेट किया जाता है। इसके अलावा कर्ण शोफ को जो जो आपका पिन्ना का जो डिसीज होता है, जो पेरिडोंटल जो आपका पेरिडोंटल जो आपका डेफनेस होता है उससे कोरिलेट किया जाता है। जो आपका कर्ण कृमि है उसको ऑरल, जो आपका ऑरल माइसिया है उससे कोरिलेट किया जाता है। कर्ण विद्रथी को लोकल ओटाइटिस है, लोकलाइज्ड जो ओटाइटिस है उससे कोरिलेट किया जाता है। कर्ण स्त्राव को क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया से कोरिलेट किया जाता है। कर्ण अर्श को पॉलिप ऑफ ईयर से कोरिलेट किया जाता है। कर्ण अर्बुद को ट्यूमर ऑफ ईयर से कोरिलेट किया जाता है। कर्ण प्रतिनाह को यूस्टेशियन ट्यूब जो आपका कैटरेरिया होता है उससे कोरिलेट किया जाता है। अपन अब एक एक को देखते हैं, जैसे कि आपका कर्णशूल क्या होता है, कर्णशूल। तो कर्णशूल एक्चुअली में होता है तो कर्ण प्रदेश में स्थिर वायु मिथ्याहार विहार की वजह से प्रकोपित हुआ जो दोष है वो क्या है, वात पित्त कफ से आवृत होकर के विमार गमन करके तीव्र शूल को उत्पन्न करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कर्णशूल कहते हैं। और टेलेजिया से इसका मेनली जो है कोरिलेट किया जाता है, जो प्राइमरी या रिफर टाइप का होता है। फिर कर्णनाद क्या होता है, तो कर्णनाद जो है वात प्रकोपित होकर के शब्द वहन करने वाली नाड़ियों में विमार गमन करके नाड़ी में अवस्थित होकर के कर्ण में जो है शब्द सुनाई देती है, तो इसे कर्णनाद बोलते हैं क्योंकि वात प्रकोपक है। टिनिटस से इसका कोरिलेट किया जाता है। वेस्कुलर ट्रोमा, एवेस्कुलर मालफॉर्मेशन, ये मेनली इसके बताया गया है। इसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका भी मैं पूरा मॉडर्न डिटेलिंग करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ेंगे भी। कर्ण छवेन किसको बोलते हैं, तो श्रम, रुक्षकास,
रुक्ष कसाय भोजन की वजह से, शीतल पदार्थ का सेवन करने की वजह से वायु प्रकोपित होकर के स्रोतस मार्ग में स्थित होकर के अत्यंत शब्द जो है सुनाई देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कर्ण छवेण कहते हैं। कर्ण बाधिरे में एक्चुअली में होता क्या है, तो वायु के साथ में कफ मिल करके शब्द वहन शिराओं में अवस्थित होकर के श्रोता अवरोध करके वहाँ पे चिकित्सा का अगर किया नहीं गया, अवरोध हो गया है श्रोता अवरोध और वहाँ पे चिकित्सा नहीं किया गया तो बाधिरे की उत्पत्ति होती है, जिसे अपन कर्ण बाधिरे कहते हैं। डेफिनेट से किया जाता है कोरिलेशन। फिर उसके अंदर कर्ण स्त्राव किसको बोलते हैं, तो आघात, विद्रथी, बल संचय, वायु से आवृत पुय स्त्राव, पुय स्त्राव की वजह से कर्ण स्त्राव उत्पन्न होते हैं। तो आघात, विद्रथी, बल संचय की वजह से जो है वायु से आवृत हो जाता है और पुय स्त्राव होता है, जिसे कर्ण स्त्राव कहते हैं, जिसे क्रोनिक सुपरटिव ओटाइटिस मीडिया से कोरिलेट किया जाता है। कर्ण प्रतिनह में एक्चुअली में होता क्या है, तो वात से अवशोषित कफ कर्ण स्रोतस में लिप्त होकर के कर्णमल द्रवता को प्राप्त कर नासा व मुख में गमन करके कान को बंद कर देता है, जिसे कर्ण प्रतिनह कहते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन से इसका कोरिलेट किया जाता है। पूती कर्ण या कर्णपूती, तो पित्त के तेज से संतप्त कफ द्रवीभूत होकर के वेदना सहित या रहित गाढ़ा दुर्गंधित स्त्राव करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पूतीकर्ण बोलते हैं। कर्णगुद किसको बोला जाता है, तो ईयरवैक्स। तो कर्ण स्त्राव में कफ संचित होकर के पित्त के तेज से स्थिरभूत होकर के कर्णगुद को उत्पन्न करते हैं। कर्ण विद्रधि में एक्चुअली में होता क्या है, तो इसमें आपका जो है छत्तज अभिघातज विद्रधि होते हैं, जो वात आदि दोष को प्रकोप के वजह से होते हैं, जिसमें रक्त तथा मांस दूषित होकर के दोषज विद्रधि को उत्पन्न करते हैं, जिसे कर्ण विद्रधि कहते हैं, जिसमें मेनली रक्त पित्त वर्ण का स्त्राव होता है। कर्ण कंडु में, तो कर्ण वह स्रोतस में संचित कफ कंडु को उत्पन्न करता है, जिसे कर्ण कंडु कहते हैं। कर्णपाक में, तो कर्णपाक में क्या होता है, तो पित्त के प्रकोप से विद्रधि के पाक से जल संचय से शोथ तथा क्लीनता की उत्पत्ति होती है, जिसे कर्णपाक कहते हैं। डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्नस इसका कोरिलेशन किया जाता है। कर्ण अर्श में क्या होता है, त्रिदोष प्रकोपित होकर के त्वक मेद मांस को दूषित करते हुए विभिन्न आकार के मांसंकुर को उत्पन्न करता है, जिसे कर्ण अर्श कहते हैं। ऑरल पॉलिप से इसका कोरिलेट किया जाता है। कृमिकर्ण यानी कि कर्णमल आघात से उत्पन्न व्रण चिकित्सा के अभाव में अशुद्धि तथा त्वचा मांस रक्त में कोत यानी कि सड़न को उत्पन्न करता है, वह कृमि को उत्पन्न करता है, जिसे कृमिकर्ण कहते हैं। जो फॉरेन बॉडी जो आपका जो होता है इनर ईयर में या आपका ईयर में, उसे अपन क्या है, कृमिकर्ण बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका कर्ण अर्बुद, तो कर्ण अर्बुद में क्या होता है, त्रिदोष प्रकोपित होकर के मांस को दूषित करते हुए वर्ताकार स्थिर पीड़ा युक्त धीरे बढ़ने वाला अपक्व रहने वाला धातुओं में फैलता हुआ शोभ को उत्पन्न करता है, जिसे कर्ण अर्बुद कहते हैं। जो आपका वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज, मेदज होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, तो आपका है कर्णपाली। तो कर्णपाली में आपका बोला गया है पाली शोष होता है, जिसमें मेनली जो कर्णपाली के आपके जो रोग हैं, तो उसके आपके अलग अलग बताए गए हैं, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपके वांगभट के हैं कर्णपाली। तो पालीशोष तंत्रिका परिपोट उत्पाद, तो पालीशोष क्या होता है, तो सिराओं में स्थित वायु पालियों में के जो स्थान है उसको सुखा करके पालीशोष को उत्पन्न करते हैं। तंत्रिका में क्या होता है, तो प्रकोपित वायु के वजह से पाली जो है क्रीश दृढ़ तथा तंत्रिका सदृश यानी कि तंत्रिकावत दिखाई देता है, जिसे तंत्रिका कहते हैं। परिपोट में क्या होता है, तो सुकुमारता के कारण बहुत समय पश्चात कर्णपाली में छिद्रता अकस्मात जो है छिद्र करने की वजह से या छिद्र जो है उसको अकस्मात बढ़ाने की वजह से पीड़ा युक्त शोथ की उत्पत्ति होगी, जिसे परिपोट कहेंगे। परिपोट उत्पाद किसको बोलते हैं, तो गुरु आभूषण धारण करने की वजह से वहाँ पे जो कर्णपाली है उसमें घर्षण या आघात होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका हो गया। अब मॉडर्न भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो मॉडर्न में आपका सबसे पहला जो है ओटेलेजिया या ईयर पेन जिसे बोला जाता है, कर्णशूल जिसे बोला जाता है। तो प्राइमरी अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो तो दो टाइप के हमने देखे थे इसके टाइप्स, प्राइमरी एंड रिफर्ड। तो प्राइमरी जो होता है वो क्या है, ओरिजिनेटेड इन ईयर। रिफर्ड जो होता है ओरिजिनेटेड आउटसाइड ईयर बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन लाइक्स टीथ, साइनस, टॉन्सिल, थ्रोट एंड कैंसर। कॉजेज़ के विषय में बात करें तो क्या होता है, लोकल हो सकता है, रिफर्ड हो सकता है, साइकोलॉजिकल क्लॉसेस हो सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो वही है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप्स के होते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो अपने को मेनली जो कॉज है ओटेलेजिया को उसको अपने को ट्रीट करना चाहिए। फिर टिनिटस के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज हो मॉडर्न के बारे में।
तो टिनिटस को कर्णनाद से कोरिलेट किया जाता है। परसेप्शन ऑफ ए साउंड अपेयरिंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम हेड विथ विथआउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो क्या हो रहा है आपका जो है साउंड जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसका परसेप्शन हो रहे हैं किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बिना, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टिनिटस यानी कि कर्णनाद बोलेंगे। कॉमन आफ्टर 55 ईयर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द कॉमन कंडीशन एसोसिएटेड विथ हियरिंग लॉस। तो ये क्या है, एक प्रकार का अगर आप देखो तो ओल्ड एज में यानी कि 55 ईयर का जो एज होता है उसमें, उसके एज के बाद में आप जो है कर्णनाद टिनिटस जो है अधिकतर लोगों को देख सकते हो, वो पीड़ित रहते हैं। कॉमनली ये जो है हियरिंग लॉस को से एसोसिएट होते हैं। इसके मतलब इसके बाद में हियरिंग लॉस जो है एसोसिएट होते हैं। इसके बाद में आपका आगे बोला गया इट्स लीड्स टू एंजाइटी, इसकी वजह से एंजाइटी होगा पेशेंट को, डिप्रेशन होगा, स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा, ये मेनली आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बार बार आवाज़ सुनाई दे रहा है ना कान में, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो पल्स यहाँ पे आपका दो टोटल क्लासिफिकेशन में 5 टाइप बताए गए हैं। तो पल्सेटाइल, नॉन पल्सेटाइल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो डिटेलिंग किया गया है वो सब्जेक्टिव को किया गया है। तो सब्जेक्टिव में बोला गया है व्हेन ओनली पेशेंट कैन हियर द साउंड, जब कैसे क्या है, जब सिर्फ पेशेंट को जो है साउंड सुनाई दे रहा है तो उसे सब्जेक्टिव बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव किसको बोलेंगे, तो व्हेन द साउंड इज हियर्ड बाय अदर पर्सन, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। पल्सेटिव किसको बोलेंगे, तो व्हेन साउंड फॉलो ए सेकेंडरी पैटर्न, तो उसे अपन पल्सेटिव बोलेंगे। और नॉन पल्सेटिव किसको बोलेंगे, व्हेन साउंड अपेयरिंग फंडमली, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, फॉन्डली, तो उसे अपन नॉन पल्सेटिव बोलेंगे। प्राइमरी किसको बोलेंगे, तो कॉज बाय हियरिंग लॉस, तो वो क्या है आपका प्राइमरी कहलाएगा। कॉजेस के विषय में बात करें तो ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से उत्पन्न होते हैं। अगर ऑडिटरी नर्व डैमेज हुआ है तो उसके कारण विटामिन्स के डेफिशिएंसी के कारण, ए नहीं विटामिन डेफिशिएंसी के कारण, मैकेनिकल वस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से, ओबिसिटी के कारण, ये सभी आपके रीज़न है कर्णनाद के। बात करें इसके डायग्नोसिस के विषय में तो साउंड इन रिथम, जो आपका रिथम रहता है, मतलब इसका डायग्नोसिस वही है कि जो पेशेंट है उसके कोई पास्ट इंजरी थोड़ी ना है, उसको बार बार साउंड सुनाई देता रहता है। ट्यूनिक फॉर टेस्ट वगैरह जब कराएंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है सर्वाइकल नर्व टेस्ट कराएंगे, ऑडियोमेट्री टेस्ट कराएंगे, तो ये सभी में आपका पता चल जाता है। बाकी MRI CT स्कैन, ये इमेजिंग जो है अपन देख सकते हैं, इमेजेस बस देख सकते हैं इमेजिंग टेक्निक में। बाकी वही है कि पेशेंट ये कंप्लेन लेके आता है कि कान में शब्द बार बार दिन रात सुनाई देता है करके। मैनेजमेंट में अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले अगर मेडिसिन वगैरह कोई चल रहा है मेडिकेशन तो उसको स्टॉप करना है। अगर वैक्स है तो उसे रिमूव करना है। सर्जरी में अपन मेनली सर्जरी अगर हुआ तो उस कंडीशन में विटामिन B12 अपने को सप्लीमेंट देना है। और मेनली देखो टिनेटस में क्या होता है, पेशेंट को वो प्रॉपर ऐसा है कि इसको प्रॉपर क्योर तो नहीं है, बट वही है कि पेशेंट को ये बोल सकते हैं टिनेटस एक आपका मशीन आता है वो अपन दे सकते हैं, वो लगाया जाता है। और पेशेंट को इसके साथ में ही रहना पड़ता है क्योंकि इसका मतलब प्रॉपर ऐसा आप बोल नहीं सकते कि इसका ट्रीटमेंट हो, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। अधिकतर जो ओल्ड एज में आप जैसे क्लिनिकल में होंगे तो इसे देखोगे। फिर बात करते हैं ईयर वैक्स, तो कर्णगूत। तो कर्णगूत में क्या है, तो हेयर फॉलिकल्स इन ईयर कैनाल प्रोड्यूस ऑयल वैक्स नोन एज ईयर वैक्स। एक्सेसिव वैक्स कैन डिस्टर्ब external auditory canal function. It lubricated perforated the lining of a ear canal। तो क्या हो रहा है, ईयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो ईयर कैनाल में मेनली जो है ऑयली ईयर वैक्स को उत्पन्न करते हैं। जब ये क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो ईयर कैनाल है उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये क्या है आपका ईयर वैक्स कहलाते हैं, जिसे कर्णगूत कहते हैं। कंपोजिशन में क्या क्या रहता है ईयर वैक्स के, तो जैसे कि आपका कंपोजिटिव, जैसे कि सेबेशियस जो ग्लैंड है उसका सिक्रेशन रहेगा, इसमें मेनली इसका आपका कंपोजिशन देखने को मिलेगा। टाइप्स में आपका ड्राई टाइप का ईयर वैक्स होगा, ग्रे टाइप का होगा, फ्लैंकी होगा, वेट होगा, डार्क होगा, मॉइस्ट टाइप का होगा। तो ये आपके टाइप्स बताए गए हैं। ट्रीटमेंट में अपने को क्या करना है, रिमूव करना है सक्शन के द्वारा या सिरिंजिंग के द्वारा अपन को ईयर वैक्स को रिमूव करना है।
नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो डिफनेस के बारे में बात करते हैं, जिसे कर्णबाधिर्य बोला जाता है। कर्णबाधिर्य से मेनली कोरिलेट किया जाता है। तो लॉज ऑफ ऑडिटरी फंक्शन में बी पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ हियरिंग। तो क्या है, आपका ऑडिटरी फंक्शन जो है वो लॉस हो रहा है, पार्शियल या कंप्लीटली आपका हियरिंग लॉस हो रहा है, तो उसे अपन डिफनेस कहेंगे। WHO ने इसे डिफाइन किया है। तो WHO सेज डिफनेस वर्ड कैन ओनली बी यूज्ड ऑन दैट पीपल हु आर अनेबल टू हियर विथ एनी टाइप ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो डिफनेस को डिफाइन करते हुए ये मेनली WHO ने कहा है। अब इसके डिग्रीज होते हैं, तो डिग्रीज आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल जो रहता है वो क्या है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है 0 to 25 डेसिबल तक का जो आवाज़ है उसको सुन सकते हैं। माइल्ड जो रहता है वो 26 से अबव का आवाज़ को, अगर माइल्ड अगर डिफनेस रहा तो उसमें क्या है 26 से अबव का आवाज़, यानी कि 26 से 40 डेसिबल तक में हो जाएगा। मॉडरेट में आपका 41 to 55 डेसिबल बताया गया है। मॉडरेट सीवियर में आपका 56 से लेकर के 70 डेसिबल बताएगा। और सीवियरिटी जो रहता है उसमें आपका क्या होता है 71 to 91 डेसिबल होते हैं। प्रोफाउंड मोर देन 91। क्लासिफिकेशन के विषय में बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन जो है, एक आपका दो टाइप से इसके अपन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपका जो है कंडक्टिव बताया गया है, सेंसरी न्यूरल, हियरिंग लॉस बताया गया है, और मिक्स्ड डिफरेंस बताया गया है। मिक्स्ड भी दो टाइप का होता है, सेंसरी और न्यूरल। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में, तो कंडक्टिव डिफरेंस क्या होता है। तो कंडक्टिव डिफरेंस में बोला गया है एक्सटर्नल ईयर टू स्टेपस प्रॉब्लम इन ए कंडक्शन ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ एनी डिसीज। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टिव डिफरेंस, जो एनी डिसीज की वजह से उत्पन्न होता है। कॉजेस में क्या है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, मिडिल ईयर लीजन भी हो सकते हैं। बात करें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तो रेनिन टेस्ट अपन कराएंगे जो निगेटिव रहेगा। इसके अलावा ABC जो है वो आपका क्या है, ABC मतलब क्या है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, वो नॉर्मल रहता है। मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है रिमूवल करेंगे। मलिंग जो आपका, इसके अलावा टिम्पेनोप्लास्टी कराएंगे। और हियरिंग जो आपका डिवाइस है वो अपन देते हैं। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो आपका टाइप था वो क्या था, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, यानी कि SNHL, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है, तो लीजन ऑफ कॉकलिया, कॉकलिया में लीजन बन जाता है। एट्थ जो आपका नर्व में लीजन बन जाता है। ऑडिटरी जो आपका ऑडिटरी पैथोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। कॉजेस क्या बताएगा, तो ये भी वही है, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड जो इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, लेबरिन का इसकी वजह से उत्पन्न हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म में उत्पन्न हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो रेनिन टेस्ट जो रहता है, रेनिन जो टेस्ट कराएंगे वो पॉजिटिव रहेगा। एयर कंडक्शन जो रहेगा मोर देन बिकम बोन कंडक्शन। तो जो आपका जो अब आप एयर कंडक्शन टेस्ट कराओगे तो मोर देन रहेगा बोन कंडक्शन से। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो अर्ली डिटेक्शन कैन हेल्प इन मैनेजमेंट। तो अगर आपको पहले ही पता चल गया तो जो है मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहता है। फिर मिक्स्ड टाइप में क्या होगा, तो दोनों मिक्स हो जाएगा, कंडक्टिव और सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों मिक्स्ड हो जाएगा, तो उसे अपन मिक्स्ड टाइप का बोलेंगे। फॉन्डिंग स्क्लेरोसिस CSOM पेशेंट, ये मेनली अधिकतर जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आपका बोला गया है नॉन नॉन जो आपका ऑर्गेनिक होता है, तो उसमें आपका बोला गया है इसमें टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस विथआउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी ड्यू टू मैलिग्नेंसी या फिर हेड इंजरी, इसके वजह से मेनली होता है, तो उसे अपन नॉन ऑर्गेनिक बोलेंगे। फिर उसके अंदर कर्ण स्त्राव के विषय में बात करते हैं, जैसे कि क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इट इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ ए मिडिल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर डिस्चार्ज और परमानेंट परफोरेशन। तो क्या होता है, जो आपका मतलब लंबे समय तक आपका मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, ईयर में डिस्चार्ज जो होता है या परमानेंट परफोरेशन होता है, उसे अपन इससे क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोल सकते हैं। एटियोलॉजी में जैसे कि पूर न्यूट्रिशन है, प्योर सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है, या फिर अपन लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, इनके वजह से उत्पन्न होगा। क्लिनिकल फीचर्स के विषय में बात करें तो क्लिनिकल जो फीचर्स होते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो ई कोलाई हो सकता है, स्यूडोमोनास हो सकता है, स्टेप्टोमोनास हो सकता है। इसके बाद में अपन जो है CSOM है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है टिबोटेम्पेनिक टाइप, एक होता है जो LT कॉन्ट्रल टाइप होते हैं।
तो आपका टिबोटेम्पेनिक जो टाइप होता है उसे सेफ या बेनाइन बोला जाता है, और इसे आपका क्या है डेंजरस बोला जाता है। तो जो सेफ टाइप जो होता है इसको अपन मेनली सेफ डेंजरस करके देखते हैं। तो सेफ जो टाइप होता है उसमें क्या है एंटीरियर इन्फेक्शन, जो एंटीरियर इन्फेक्शन पार्ट इज़ इन्वॉल्व, जबकि इसमें पोस्टीरियर एंड अपर जो पार्ट रहता है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। सॉरी, एंटीरियर इन्फीरियर जो पार्ट है वो आपका क्या है जो बेनाइन टाइप है उसमें रहता है, और डेंजरस टाइप जो होता है उसमें पोस्टीरियर पोस्ट अपर पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो सेंट्रल परफोरेशन आपको देखने को मिलेगा किसमें बेनाइन टाइप में, जबकि डेंजरस टाइप में मार्जिनल परफोरेशन देखने को मिलते हैं। और जो सेफ टाइप होता है यानी कि बेनाइन टाइप जो होता है उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई देता, जबकि आपका डेंजरस जो टाइप होता है उसमें बोन और मतलब आपका बोन या फिर और ओडिंग जो स्टार्ट हो जाता है ये आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स के विषय में बात करें तो सेफ टाइप में जो है प्रोफ्यूज, इसके अलावा म्यूकोपुलरेंट कंडक्शन, कंडक्टिव डिफनेस ये आपको देखने को मिलेगा, रेड म्यूकोसा देखने को मिलेगा, जबकि आपका डेंजरस जो टाइप होता है उसमें स्कैंटी डिस्चार्ज, फॉल स्मेल, पॉलिप्स ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हेयरिंग लॉस, ब्लीडिंग ये आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में जो सेफ टाइप होता है उसमें अपन क्या है कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन को, क्लीन कर सकते हैं ईयर को, ईयर क्लीनिंग करना है मतलब। इसके अलावा एंटीबायोटिक जो ड्रॉप है वो देने हैं, ये मेनली बताया गया। और इसमें जो सर्जरी होता है वो उसको रिकन रिकन्स्ट्रक्टिव बताया गया है। और बात करें आपका जो डेंजरस टाइप होता है उसमें अपन इन्वेस्टिगेशन में ट्यूनिंग फॉर टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा एक्सरे जब कराते हैं ईयर का तो पता चल जाता है। ट्रीटमेंट में अपन सर्जिकल ट्रीटमेंट वही आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, जिसमें टिम्पोनोप्लास्टी वगैरह कराते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है जैसे कि आपका लेबरेंथाइटिस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फेशियल वीकनेस हो सकता है। तो यहाँ पे आपका मैंने पूरे ये एनटी का, अगर आपने एक बार भी एनटी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पेपर सेकंड ईएनटी का कुछ भी आपको पता नहीं है आयुर्वेदा के अनुसार, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार समरी में बताया है, सारी चीज़ें कवर अप की है जो एग्ज़ाम में आता है। और इस नोट्स का पासवर्ड भी मैंने आप लोग को बता दिया है, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पासवर्ड भी पता चल गया होगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपका अपलोड हो जाएगा। बहुत एकदम मैंने प्रॉपर आपको पासवर्ड बताया लिख करके कि ये है ऐसा करके, तो उसमें तो कोई मिस्टेक होगा नहीं मेरे को पता है। और यहाँ पे आपका ये वाला लेक्चर अपन एंड करते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।